नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि आज है आपका 8 सितंबर 2023 और आज जो है आपका एमटीएस का एग्ज़ाम था। फर्स्ट शिफ्ट की एग्ज़ाम समाप्त हो गई है। फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में जीके जीएस, करेंट अफेयर है ना, तथा अंग्रेजी के जो भी प्रश्न पूछे गए सभी प्रश्नों को लेकर उपलब्ध हो गया हूँ। दोस्तों, सभी 100% ऑथेंटिक प्रश्न है ना। जैसा कि आप जानते हैं, मैं ऑथेंटिक प्रश्नों के साथ साथ इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट भी दूंगा जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगी। अब देखिए ना, कल शाम को 8:30 बजे 9 बजे मैंने पढ़ाया भी है कि मानसून परिवर्तनीय की जो महीना होती है, और ये भी आपके एग्जाम में आ गए। तो ऐसे क्वेश्चन लगता है कान लगा के सुनते ही रहते हैं कि मैं क्या पढ़ाता हूँ, ये मैं मजाक कर रहा हूँ। भैया चलिए आगे शुरू करते हैं आज का ये क्लास। देखिए क्या क्या प्रश्न पूछा गया था, एक एक बात को ध्यान से सुनेंगे जिनको एग्जाम देना है। और ये सभी के सभी प्रश्न भेजने का जो श्रेय है, पूजा नाम है इन बच्चे का, एक बच्चे का ममता, दिनकर जी, देविंदर जी, चंदन जी, मृगंगा और इनके अलावा मनीष, ये जो हैं 6-7 बच्चे मिलके ये सभी के सभी प्रश्न प्रोवाइड कराए हैं। तो सबसे पहले इनको बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो के अंदर आप जीके जीएस के अलावा 12 अंग्रेजी के एंटो साइनो, वन वर्ड और ईडीएम के प्रश्न भी देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला एक प्रश्न पूछा गया है, पंडित जानकी प्रसाद किस घराने से संबंधित है? तो जानकी प्रसाद है ना, ये आपका बनारस घराने से संबंधित है। जानकी प्रसाद, बनारस घराने के फाउंडर कौन है? तो पंडित राम सहाय जो हैं ये आपके बनारस घराने के फाउंडर हैं। बनारस घराने के अन्य कलाकार में बात करें तो पंडित समता प्रसाद, गुदे महाराज, लच्छू महाराज है ना। इसके अलावा ठुमरी की रानी जो आप समझते हैं ना, ठुमरी की रानी किसे कहते हैं? गिरजा देवी को, पंडित रविशंकर साहब। तो ये सभी के सभी भी बनारस घराने से ही संबंधित होंगे है ना। ठुमरी की रानी गिरजा देवी, पंडित रविशंकर सितार प्लेयर, लच्छू महाराज, समता प्रसाद, ये सभी के सभी आपके बनारस घराने से ही संबंधित है। मैंने आपको बता रखा है कि बनारस घराना क्या करते हैं, या तो तबला बजाएंगे या आपका कथक नृत्य से संबंधित रहेंगे। लखनऊ घराने का भी सेम कहानी है, लगभग कथक से संबंधित रहते हैं। ठीक है भाई। इसके अलावा पंडित बिरजू महाराज, ये किस घराने से है? कालका बिंदा, लखनऊ घराने से। इनके अलावा पंडित भीमसेन जोशी, गंगूबाई हंगल, पंडित मणिशंकर, पंडित एम वेंकटेश, ये किस घराने से है? किराना घराना से। थोड़ा सा वेंकटेश साहब में स्टार लगा लेंगे। ये किराना के साथ साथ ग्वालियर घराने से भी जुड़े रहे थे पंडित एम वेंकटेश साहब, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा पंडित जसराज किस घराने से हैं? मेवाती घराने से हैं, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। जाकिर हुसैन साहब का पिताजी अल्लाह रखा पंजाब घराने से हैं, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। वन हु फीड्स ऑन ह्यूमन फ्लेश, जो मानव का मीट खाता है, मानव का मांस खा लेता है, ऐसे भी प्राणी हैं इस दुनिया में, तो उसे क्या कहा जाता है? कैनिवल। क्या कहा जाता है? कैनिवल कहा जाता है। आने वाले शिफ्ट के लिए जो सिर्फ घास फूस खा के ही रहते हैं, यानी साग सब्जी खा के ही रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? हार्बीवोरियस। क्या कहते हैं? हार्बीवोरियस। इसके अलावा जो मांस खाते हैं उसे क्या कहते हैं? कॉर्निवोरियस। और जो मांस भी खाता हो और हर्ब वाला चीज भी खाता हो, यानी शाकाहारी का चीज भी खाता हो और मांसाहारी का, उसे क्या कहते हैं? ओमनीवोरियस। तो अंग्रेजी के अंदर जहां भी ओमनी लगा है ना, इसका मतलब इन्हें दो तरफा रिजल्ट देगा। जैसे है ना, ओमनीवोरियस हो गया कि भाई जो आपका शाकाहारी का भी खा लेता है, मांसाहारी का भी खा लेता है। ठीक है। इसके अलावा पशुपतिनाथ का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये आपका नेपाल में स्थित है। कॉमन सा प्रश्न है, नेपाल में स्थित है पशुपतिनाथ की मंदिर। प्रसिद्ध अंकोर वाट की मंदिर कहाँ पे है? तो कंबोडिया में स्थित है ना। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, अंकोर वाट की मंदिर कहाँ पे है? कंबोडिया में है। हिंगोल माता का मंदिर कहाँ पे है? पाकिस्तान में स्थित है। आज मैं अगर विदेशी मंदिर पूछा है तो विदेशी ही पूछेंगे, इसीलिए विदेशी का कुछ यहाँ पे रख दिया हूँ है ना। इसके अलावा पोटाला मठ कहाँ पे है? तो ये लहासा में स्थित है आपका पोटाला मठ, तो इसे भी ध्यान रखेंगे है ना। इनके अलावा बमियान, ये सब तो जानते ही होंगे, बमियान के ऊपर पिक्चर बन गया भाई। इसके अलावा लिंगराज मंदिर, कोणार्क मंदिर उड़ीसा में स्थित है। राजराजेश्वर मंदिर या बृहदेश्वर मंदिर, ये तंजौर में चोल शासक राजराज प्रथम के द्वारा बनाया गया है। भीतरगांव की मंदिर उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित है। खजुराहो की मंदिर मध्य प्रदेश के जो है खजुराहो में स्थित है। तो ये सब कुछ मंदिरें हैं जिन्हें आपको ध्यान
ध्यान रखना है। बाद बाकी पटना का जो है हनुमान मंदिर स्टेशन के पास है, बड़े ही फेमस हैं, उन्हें भी ध्यान रखेंगे, है ना। बहुत ज़्यादा कमाई पटना के हनुमान मंदिर भी करते हैं क्योंकि वहाँ पे विदेशी पर्यटक भी आते हैं। इनके अलावा किस राज्य में ड्री फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है? भैया ड्री फेस्टिवल आज नहीं, जीडी के प्रैक्टिस सेट में बताया था, और जो आपका सीजीएल या फिर सीएचएसएल में ये क्वेश्चन आए भी थे तो ये रिपीट भी किया गया था, तो वहाँ भी बताया था। इसीलिए मैं परसों सोलंग, मोपिन और मुखौटा बताया, लेकिन ड्री फेस्टिवल नहीं बताया क्योंकि ये जो है तो कॉमन है, सभी जानते हैं भाई। फसली त्यौहार है अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जुलाई महीने में सेलिब्रेट किए जाते हैं। ये जो है आपका कॉर्प वाला त्यौहार है, फसली त्यौहार है। फसली मतलब एग्रीकल्चर से संबंधित भैया, जो अंग्रेजी मीडियम से। इनके अलावा अरुणाचल प्रदेश की प्रमुख फसली त्यौहार है जो जुलाई में सेलिब्रेट किए जाते हैं, इनके बारे में बता दिया। ड्री महोत्सव, ड्री महोत्सव है ना। ड्री जो है पेड़ होते हैं उसके पास करते हैं। इनके अलावा अरुणाचल प्रदेश की अन्य त्यौहार, अच्छा ये नहीं बोलिएगा कि ड्री जो है पेड़ का नाम है, ऐसा नहीं है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश की अन्य त्यौहार कौन सा भाई? सोलुंग है, मोपुइन है, लोसार है। ये सब कहाँ पे होती है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर होती है। लोसार इनके अलावा भी होती है, जो मैंने बता रखा है। लोसार आपका हिमाचल प्रदेश में भी होती है और लोसार आपका जी लद्दाख में भी होती है, अरुणाचल प्रदेश के अलावा। ये भी बौद्ध धर्म से संबंधित त्यौहार है। इसके अलावा मुखौटा नृत्य या फिर इसे हम युद्ध नृत्य भी कहते हैं, युद्ध डांस, तो ये आपका कहाँ पे होता है? ये भी अरुणाचल प्रदेश के अंदर ही होती है। इसके अलावा मेघालय की प्रमुख त्योहारों में खासी त्यौहार है, जो खासी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। जैसे कि आप जानते हैं कि मेघालय में खासी, गारो और जयंतिया, ये 3 प्रकार के जनजाति जो है बहुतायत पाए जाते हैं। साथ ही साथ गारो, खासी और जयंतिया अपने आप में क्या है? पर्वतों के श्रेणी भी है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे, है ना। पर्वतों के श्रेणी भी है गारो, खासी, जयंतिया। कहाँ पे? मेघालय में। इसी कारण मेघालय में सबसे ज्यादा वर्षा प्राप्त होता है इंडिया के अंदर टकराने से, है ना। इनके अलावा मेघालय में के जो स्थान है मासिन राम, ये मासिन राम नामक जगह है। यहाँ पे सबसे अधिक वर्षा होती है, पूरे विश्व में सबसे अधिक वर्षा यहीं रिकॉर्ड किए जाते हैं। इसके अलावा नागालैंड में हॉर्नबिल त्योहार होते हैं, जो आपका दिसंबर के शुरुआती दिनों में 10 दिनों तक होती है। सेक्रेनी फेस्टिवल, ये भी आपका नागालैंड में ही मनाया जाता है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। एक बार एग्जामिनर ने एग्जाम में पूछा कि हॉर्नबिल त्योहार सबसे पहले कब सेलिब्रेट किया गया आधुनिक स्वरूप में, तो आपको बताना है 2000 ईस्वी में, यानी ये नवीन त्योहार के श्रेणी में आएंगे। इनके अलावा असम में बिहू त्योहार होती है, जो साल में 3 बार होती है। एक आपका जनवरी महीना में होता है, एक आपका अप्रैल में और एक आपका अक्टूबर माह में होता है। 3 बार होती है। यहीं से आप याद रख लेते, अच्छा होता। छऊ नृत्य, ये 3 स्टेट में होता है, ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल में होता है। इनका नाम भी आपको याद रखना बहुत जरूरी है। मयूरभंज का नृत्य छऊ होता है। मयूरभंज कहाँ पे है? उड़ीसा के अंदर है। एक आपका पुरुलिया का छऊ होता है। पुरुलिया कहाँ पे है? पुरुलिया आपका बंगाल में। और एक आपका सरायकेला का छऊ होता है। ये सरायकेला कहाँ पे है? तो ये आपका झारखंड में है। तीनों को ध्यान रखेंगे। आपसे एक बार एग्जामिनर ने क्वेश्चन कर लिया कि किस प्रकार के छऊ नृत्य में, है ना, जो आपका है मुखौटों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, क्योंकि छऊ नृत्य में मुखौटा का इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर मयूरभंज की छऊ हो तो वहां पे मुखौटों का इस्तेमाल नहीं होता है। एक एक बात बताऊंगा जो सीधे मॉनिटर पे चमकेंगे, इधर उधर कहीं रास्ते में पड़े हुए नजर नहीं आएंगे भाई, है ना। इनके अलावा असम टी फेस्टिवल होती है। अम्बुबाची मेला, ये कहाँ पे होती है? कामाख्या मंदिर के पास जो है परिसर में होती है अम्बुबाची मेला। कामाख्या मंदिर भी असम के अंदर ही स्थित है, देवी की शक्ति पीठ है, और वहाँ पे जो है तंत्रिक विद्या वगैरह की भी जो है सिद्धि प्राप्ति की जाती है। इनके अलावा बगुरम्बा, बिछुआ, ये सब भी आपके असम के प्रमुख त्योहारों में से हैं। इनके अलावा कबड्डी में कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? देखिए, कबड्डी, बेसबॉल और वॉलीबॉल और टेबल टेनिस, ये 4 काफ़ी इंपॉर्टेंसी रखती है आपके एग्जामिनर के दृष्टिकोण से और एग्जाम के लिहाज से। मैंने चारों ही बता रखा है, चारों क्या इससे भी और ज़्यादा बता रखे हैं। अब का मतलब डिपेंड करता है आपके ऊपर कि मेरी बात को आप कितने गौर से समझते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे पाए गए जो बच्चे सिर्फ PDF खरीद लिए हैं, करीब 2000 के ऊपर बच्चे, और सिर्फ PDF के भरोसे ही हैं। तो भाई PDF के भरोसे रहोगे तो ये जो मैं याद करना सिखा
बताता हूं कि आप कैसे लिंक करके याद कर पाओगे, या फिर ये होगा तो क्या होगा, ये नहीं रहेगा तो कौन सा आंसर होगा, तो इस चीज से तो वंचित रह जाओगे ना। पीडीएफ बोलता थोड़ी है ना। तो पीडीएफ में ये फैक्ट आपको जरूर मिलेगा जो मैं यहाँ पे लिख रखा हूं, लेकिन ये मेरे मुख 1 मिनट भी बंद नहीं हो रहा है, इस चीजों से वंचित ना हो जाओ, इसीलिए वीडियो देखना भी जरूरी है मेरे भाई। और मैं बता दूं कि एनालिसिस में जिस प्रकार से बच्चे मुझे पसंद करते हैं, एनालिसिस जैसे ही आता है कोई भी चीज का तो बच्चे बहुत पसंद करते हैं। एक ही रीजन है कि 20+ क्वेश्चन एग्जाम में मिला के देना। अगर मैं कहता हूं कि मैं आम दिन में जब एग्जाम नहीं चलता है उस समय जब मैं प्रैक्टिस सेट करा रहा होता हूं, अगर बच्चे उतने ही शिद्दत से पढ़ना स्टार्ट कर देना मेरे भाई, तो ये दिन ही ना आए बोलने वाली कि सर क्वेश्चन आया था, सीधे सीधे एक ही बात बोलेंगे, सारा पढ़ाया हुआ आया था। ठीक है भाई, तो पहले ही थोड़ा सा विश्वास करके देखिए। अगर आगामी समय में आप एग्जाम देने वाले हैं तो जो मैं सीरीज चलाता हूं, जो वीडियो प्रोवाइड कराता हूं, उसे देखना स्टार्ट कीजिए, है ना। एनालिसिस में जिस प्रकार से मैं फायदा कराता हूं, यकीन मानिए अगर आपने पहले से ही मेरे से साथ वीडियो देखते रहे, जुड़े रहे, तो आपको एनालिसिस क्या एग्जाम में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, गारंटी। ठीक है भाई, तो कबड्डी में कोर्ट की लंबाई होती है जी 12.5 मीटर। कबड्डी के मैदान की डायामीटर 12.5 मीटर लंबाई और 10 मीटर चौड़ाई होती है। हॉकी की मैदान की लंबाई की बात कर लेंगे। अब देखिए हॉकी खेल अभी काफी जो है फेमस चल रहे हैं हॉकी, क्योंकि इंडिया जो है काफी अंडर वाली जो जूनियर वाली है महिला पुरुष, उसमें भी कारनामा, इसके अलावा हॉकी वर्ल्ड कप भी अभी अभी इंडिया में हुए हैं। तो हॉकी के मैदान आपके एग्जाम में आने के लिए एकदम जो है तैयार हो गए हैं, जल पक गए हैं। ठीक है, तो हॉकी की मैदान की लंबाई 60.96 मीटर और चौड़ाई जो है आपका 25.90 मीटर होती है। हॉकी मैच की अवधि कितनी होती है इंटरनेशनल लेवल पे, आप लोग अगर कमेंट करें तो अच्छी बात रहेगी, है ना। मैं आपको फुटबॉल का बता देता हूं, फुटबॉल का 90 मिनट का होता है। हॉकी में ऑप्शन देता हूं 60 मिनट, 70 मिनट, 80 मिनट, 90 मिनट, है ना। तो ये आपको बताना है। इसके अलावा टेबल टेनिस की डायामीटर में लंबाई चौड़ाई की बात करेंगे 2.74 मीटर लंबाई और चौड़ाई जो है 1.525 मीटर। अब देखिए कोई बच्चा, अगर मैं यहाँ पे लंबाई चौड़ाई काट भी दूं तो आपको रीड करना आना चाहिए कि ये कैसे होगा, है ना, क्योंकि किसी भी चीज की लंबाई हमेशा बड़का डायामीटर होता है और जो छोटा होता है वो चौड़ाई होता है हमेशा। ठीक है भाई, इसके अलावा वॉलीबॉल का लंबाई और चौड़ाई कितने होते हैं, तो 18 और 9 होते हैं। इसी से CGL 2023 में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया था कि वॉलीबॉल में लंबाई और चौड़ाई का रेशियो क्या होता है, तो 2:1 होंगे भाई, क्योंकि 18/9 2:1 हो जाएंगे। इसके अलावा द जोया फैक्टर पुस्तक के लेखक लेखिका आपसे पूछा है अनुजा चौहान जी। अनुजा चौहान जी द जोया फैक्टर के लेखक लेखिका है। ऐसे ही कोई किताब मार्केट में ज्यादा मतलब कंपटीशन एग्जाम में ऐसे ही किसी को उठा के नहीं पूछ देते हैं। इनकी किताब की जाके रेटिंग देखिएगा, अमेजन वगैरह पे काफी अच्छा है, काफी पॉपुलर हुए। 2008-9 में ही ये किताब आया था द जोया फैक्टर, है ना। इनके लिए इनसे पूछा गया है। अनुजा चौहान की अन्य पुस्तक की बात करेंगे तो द बीजे बिल्ट होता है, बैटल ऑफ बिटोरा, ये भी इनके पुस्तक का नाम है। और भी कई सारे पुस्तक लिखी हैं इन्होंने, लेकिन यहाँ पे 2-3 जो मैंने बताया इसे ध्यान रखेंगे, अगर आने वाले शिफ्ट में इनसे पूछे तो ये यहाँ से आएंगे। इनके अलावा पिंजर रसीदी टिकट, ये अमृता प्रीतम की पुस्तक है, इन्हें ध्यान रखना है। बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म, बिपिन द मैन द बिहाइंड द यूनिफॉर्म, ये किनके ऊपर लिखा गया है, नाम से स्पष्ट है। भारत के प्रथम भूतपूर्व CDS और जो अब हमारे बीच नहीं है, स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत साहब के ऊपर लिखा गया। यह किताब के लेखिका कौन है, रचना बिष्ट रावत, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा जादूनामा के लेखक जावेद अख्तर साहब है। जावेद अख्तर साहब को सभी जानते हैं, फरहान अख्तर के डैडी हैं, और ये गाना वगैरह लिखने में जो है महारत हासिल है इनको, है ना। और जो भी नेचर की चीज होती है इनके पास होता है। एक मैंने कॉमेडी देखा था जो कपिल में रहता है ना, कपिल के शर्मा में गुत्थी, है ना, अब तो नहीं रहती है, तो उन्होंने एक कवाली टाइप से जो है कॉमेडी बनाई है, तो उन्होंने बताया जावेद अख्तर साहब सारे नेचुरल का थीम ले लिया, जैसे झरोखा, है ना, घरौंदा, इस प्रकार के। इसके अलावा अकबरनामा के लेखक है अबुल फजल, बाबरनामा के लेखक हैं आपका कौन, बाबर स्वयं है, और आपका जो है हुमायूं नामा के लेखक गुलबदन बेगम है ना। इसके अलावा अगला जो हमारा है अनसुटेबल बॉय, अभी 2-3 दिन पहले ही बताया है कि यह बेकरार हो गए हैं कॉफी विद करण, आने वाले हैं एग्जाम के अंदर। जिस दिन आयुष्मान खुराना के क्रैंकिंग वाला द कोड वाला जो जर्नी इन माय बॉलीवुड, इस प्रकार की पुस्तक पूछे गए, उसी दिन बताया था। अनसुटेबल बॉय के लेखक लेखिका करण जौहर हैं। अनसुटेबल बॉय अनफिनिश्ड ए मेमोयर के लेखक प्रियंका चोपड़ा जोनास हैं। प्रेगनेंसी बाइबल के लेखक करीना कपूर है। ताहिरा कश्यप की पुस्तक क्रैंकिंग द कोड जर्नी इन बॉलीवुड, ये ताहिरा
कश्यप और उनके जो है पति कौन, आयुष्मान खुराना, दोनों के मिले जुले लेखे लिखे हैं। आई प्रोमिस, ये भी ताहिरा कश्यप की पुस्तक है, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा पहले जनजातीय खेल महोत्सव कहाँ स्टार्ट किया गया, ओडिशा सरकार के द्वारा और भारतीय संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। प्रैक्टिस सेट में भी क्वेश्चन कराया हूँ, कोई भी क्वेश्चन करंट सेक्शन से भी जो है ना वो भी करा दिया भाई साहब। इस बार मजा ही आ गया मुझे पढ़ा के आप लोगों को, है ना। पीडीएफ भी अच्छे खासे बच्चे ने जो है देखे। इसके अलावा जो क्वेश्चन मैंने बताया वहां से जब आते ही ना खास करके करंट अफेयर की, तो क्या ही बताऊं, इतने प्रफुल्लित हो जाता है मन, है ना। पहली जनजातीय खेल महोत्सव का जो आयोजन है ओडिशा में कराया गया, यह ओडिशा के सरकार और केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा कराया गया। इस खेल को प्रथम स्थान जो हासिल हुआ है यह आपका ओडिशा को ही हुआ है, मेजबान को ही हुआ है। इस खेल के प्रथम संस्करण में 26 राज्यों के एथलीट ने भाग लिया, 5000 के करीब, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, खेलो इंडिया यूथ गेम और खेलो इंडिया जो 36वें राष्ट्रीय गेम और 37वें राष्ट्रीय गेम, इन सबको नहीं भूलना है जी आपको। एग्जामिनर आज भूला है कल आएगा, भूली बिसरी प्रेम कहानी का नाम सुने होंगे, है ना। तो उसी प्रकार से याद आएगी फिर से बाद में, तो लौटेगा दौड़ के, है ना। तो ये आपका देखिए जो आपका ये थर्ड वाला खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम हुआ है उत्तर प्रदेश में हुआ है और विजेता आपका पंजाब रहा है, और पहला हुआ था आपका ओडिशा में 2020 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। तो ये चेंज जरूर याद रखें। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की बात हो गई, अब खेलो इंडिया यूथ गेम की बात हो रही है। तो 2018 में नई दिल्ली से स्टार्ट हुआ था खेलो इंडिया स्कूल गेम के नाम से, बाद में 2019 में स्कूल को हटा के यूनिवर्सिटी जोड़ दिया गया, ठीक है। अभी जो 5वां संस्करण हुआ है ये एमपी के अंदर हुआ है, एमपी के 8 शहरों में हुआ है, विजेता महाराष्ट्र रहा है ना। दूसरा स्थान आपका हरियाणा का रहा है, तीसरा स्थान आपका एमपी का रहा है, और ये पहला कहाँ हुआ था, दिल्ली में 2018 में। तो ये सब बता दिए। इसके अलावा मैंने क्या बताया, 36वां राष्ट्रीय खेल ये हुआ था जी 2022 के अंदर गुजरात के अंदर। शाहबाज नामक जो है इनके शुभंकर मस्कट तैयार किए गए थे। इनके अलावा अच्छा हुआ याद आ गया, ये जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम उत्तर प्रदेश में हुआ है ना, तो इनका मस्कट का नाम जीतू दिया गया था, ध्यान रखेंगे। जीतू एक बारहसिंगा का नाम है, बारहसिंगा के नाम पे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 में मस्कट यानी शुभंकर को तैयार किया गया, जीतू जो बारहसिंगा का नाम है। अब मैं यहाँ पे फिर वापस लौट जाता हूँ। 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 में गुजरात में हुआ, शाहबाज इसका मस्कट है। इसमें 36 खेल शामिल थे और गुजरात के 6 शहरों में कराए गए। सर्विसेज टीम जो है इसके विजेता रहे थे। और 37वें राष्ट्रीय खेल जो है आपका कहाँ पे होगा, तो गोवा के अंदर होगा इसी साल, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखेंगे। 38वें राष्ट्रीय खेल की बात करेंगे तो उत्तराखंड में होगा। तो दोस्तों यही है, कहीं से कहीं तक ले जाऊंगा ताकि आपको क्वेश्चन न छूटे, परिश्रम चाहे जितना भी उठाना पड़े। इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन सा एक गजल सम्राट है, ऑप्शन में आपका जगजीत सिंह साहब दिए गए थे। वैसे भी जगजीत सिंह साहब को भारत में गजल सम्राट कहे जाते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया था कि सब कुछ पा लेने के बाद भी आदमी कभी कभी सब कुछ खो देता है, जो इनके साथ हुआ था, बहुत बुरा हुआ था। इनके अलावा भारत में अन्य गजल गायक बेगम अख्तर है मैडम, इनको जो है गजलों की रानी कहा जाता है। ठुमरी की रानी जो है आपको गिरजा देवी को कहा जाता है, जैसा कि आप जानते हैं। पंकज उदास साहब है ना, चांदी जैसा रंग है तेरा गोरी जैसे गाल, ये तो आपने सुना ही होगा, ये पंकज उदास साहब का है। इसके अलावा मन्ना डे, इनके अलावा अनूप जलोटा भजन सम्राट भी कहा जाता है, इसे भजन सम्राट भी कहा जाता है। अनूप जलोटा साहब को आपने गीत सुना होगा, है ना। इसके अलावा भारत के लिए जो है कि रोहित शर्मा ने T20 खेलने वाले किस रिकॉर्ड तक, किस मुकाम तक पहुंचने वाले क्रिकेटर बने। अरे एक दिन बताए हैं, 1 CR मतलब 1 करोड़ बार बताए हैं, ठीक है, कि 400 T20 मैच खेलने वाले भारत के तरफ से रोहित बाबू बने हैं, रोहित शर्मा जी का लड़का, ठीक है। तो T20 जो खेले 400 तक पहुंचे, ये रोहित शर्मा जी है। तो राइट आंसर 400 पे जिन्होंने भी टिक लगाया उनका राइट आंसर होगा। भारत के लिए 400 T20 खेलने का रिकॉर्ड रोहित शर्मा का है। मैंने बताया कि व्यक्तिगत स्कोर 264 रन का विशाल पहाड़ ओडीआई क्रिकेट में, ये रोहित शर्मा के नाम है। रोहित शर्मा एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार दोहरा शतक का जो है कर चुके हैं ओडीआई क्रिकेट के अंदर, और मुंबई इंडियंस के कैप्टन भी रहे हैं। इनके अलावा भारत, ये विराट कोहली का बात आ जाता है थोड़ा सा, तो विराट कोहली नवंबर 2022 में 4000 T20 इंटरनेशनल रन में पहुंचने वाले क्रिकेटर बने थे। इनके अलावा भारत के लिए पहले T20 शतक कौन लगाए थे, आश्चर्य हुआ, सुरेश रैना ने। भैया सुरेश रैना ने पहला T20 क्रिकेट में शतक लगा के इंडिया के लिए T20, टेस्ट और ओडीआई तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाले प्रथम शतक वीर बने थे। इनके अलावा सुरेश रैना के किताब का नाम जरूर याद रखें, कभी भी एग्जाम में आ जाता है, बिलीव है। भारत के लिए पहला दोहरा शतक जो है वनडे क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर ने नेट 200 रन बनाए थे, बाद में वीरेंद्र सहवाग, फिर रोहित शर्मा, फिर आपका ये लड़का किशन
किशन और अभी अभी एक छोटा लड़का शुभमन गिल, सबसे छोटू है ना, ये भी लगाए हैं दोहरा शतक। इनके अलावा पहला टेस्ट क्रिकेट कौन लगाया, लाला अमरनाथ साहब। इनके अलावा पहला वनडे शतक कपिल देव साहब, और पहला टेस्ट हैट्रिक कौन लिया है ना, तो ये हरभजन सिंह साहब है ना, 3 बॉल में 3 विकेट लिए थे भज्जी अपना। टर्मिनेटर कहा जाता है इसे, क्या कहा जाता है, टर्मिनेटर कहा जाता है, टर्मिनेटर। इसके अलावा टेस्ट क्रिकेट में सभी 10 विकेट लेकर कारनामा रच दिया था एक पारी में, कौन, कुंबले साहब। तो कुंबले साहब को भी ध्यान रखेंगे, इंडिया की तरफ से 10 विकेट लिए हैं, और इन मतलब पूरे विश्व में अब तक 3 ही खिलाड़ी हैं जो 10 विकेट लिए हैं। एक तो आपका जिम लेकर, इनका नाम ही है भाई लेकर, तो इन्होंने 10 विकेट लेकर इतिहास रच दिया पहली बार टेस्ट क्रिकेट में, एक पारी के सभी 10 विकेट। इसके अलावा दूसरा बना था कुंबले साहब है ना, सभी जानते हैं। इनके अलावा तीसरा एजाज पटेल साहब है ना, एजाज पटेल साहब इंडिया का नहीं है, न्यूजीलैंड का। तो ये तीनों जो हैं आपके टेस्ट क्रिकेट में 10 विकेट लेकर जो है कारनामा रच चुके हैं। इसके अलावा 5 जो सर्वाधिक रन बनाने वाले ओडीआई क्रिकेट के अंदर खिलाड़ी हैं, ये आपका सचिन तेंदुलकर साहब हैं पहला स्थान पे, और 5वां स्थान पे हमारा विराट कोहली है भाई है ना। दूसरा स्थान पे कुमार संगकारा है, तीसरा स्थान पे रिकी पॉन्टिंग है। इस प्रकार से चौथे स्थान पे सनत जयसूर्या है, 5वें स्थान पे विराट कोहली है, 6ठे स्थान पे महिला जयवर्धना है। इस प्रकार से ध्यान रखेंगे, विराट कोहली अब तक आईपीएल में सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। सबसे अधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन है, ये भी कमेंट कर दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। आगे का मैं बता देता हूं, सबसे अधिक छक्का क्रिस गेल ने लगाया है। सबसे बड़ा व्यक्तिगत पारी आईपीएल के अंदर क्रिस गेल के हैं। आईपीएल लेटेस्ट वाली 2023 के विजेता सीएसके हैं, उप विजेता जीटी है, स्पॉन्सरशिप टाटा के पास था। पर्पल कैप दिया गया मोहम्मद शमी को, ऑरेंज कैप दिया गया है गिल को। ये सब ध्यान रखेंगे। अंतिम मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम, मोटेरा स्टेडियम गुजरात में हुआ था, ये सब बात ध्यान रखेंगे। इनके अलावा विराट कोहली को है ना 2020 यानी 20वीं शताब्दी के आईसीसी वनडे क्रिकेटर ऑफ द डिकेड से भी सम्मानित किया गया है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे है ना। इनके अलावा ब्रह्म समाज से क्वेश्चन आया था, लेकिन इसी लैंग्वेज में आया था, ये जरूरी नहीं है, इसीलिए इसे 90% कर लीजिएगा कि ब्रह्म समाज के फाउंडर था या फिर ईसवी थी या फिर कहाँ थी, या फिर ब्रह्म समाज से कौन जुड़े रहे, इस लैंग्वेज में क्वेश्चन आया था दादा। ठीक है, तो ये ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय है, कोलकाता में हुआ था, 1828 में करे थे। इनके अलावा राजा राम मोहन राय साहब के बारे में बता रखा हूँ कि आत्मीय सभा से भी जुड़े रहे थे 1815 ईस्वी में। बाद में ब्रह्म समाज 2 भागों में बट गया था, भारतीय ब्रह्म समाज और आदि ब्रह्म समाज। जैसा कि आप जानते हैं इनके बारे में एक डाटा दे चुका हूं, और समाज पे मैंने अलग वीडियो बना दिया हूं। उसको देखने के बाद इंडिया में कोई भी एग्जाम होगा जहां से आपको समाज से क्वेश्चन नहीं छूटेगा, गारंटी है ना। तो भैया आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। क्यों कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारे कुरीतियों को जो है इन्होंने नष्ट किया, और बहुत सारे जो है फैसिलिटी को बंद करवाया जो हमारे लिए, हमारे हित के लिए अच्छा नहीं था। इनके अलावा 1829 में जो सती प्रथा की अंत होती है, इसमें भी राजा राम मोहन राय का अहम योगदान है ना, मतलब कन्वेंस करने में। किसको, विलियम बेंटिक को। ये विलियम बेंटिक कौन था, तो अंग्रेज है ना भैया, इन्होंने ही सती प्रथा को अंत किया था, इसीलिए अच्छे से नाम लेते हैं हम इसका लॉर्ड विलियम बेंटिक कहते हैं इनको। इसके अलावा प्रार्थना समाज के संस्थापक महादेव गोविंद रानाडे, और इनके साथ में आत्माराम पांडुरंग साहब 1867 ईस्वी में, ध्यान रखेंगे। इनके अलावा ये महाराष्ट्र में हुआ था। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले साहब 1873 में, ये भी महाराष्ट्र में। आर्य समाज 1875 में, ये भी महाराष्ट्र में, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 बॉम्बे महाराष्ट्र के अंदर। सत्यार्थ प्रकाश नामक किताब लिखे थे इन्होंने दयानंद सरस्वती, और ज्योतिबा फुले साहब भी किताब लिखे हैं गुलामगिरी पुस्तक का सीजीएल में भाषा पूछ दिया था, तो आपको ध्यान रखना है मराठी भाषा में लिखी गई ये पुस्तक है गुलामगिरी। इसके अलावा जो आपका मंदिर प्रवेश आंदोलन चलाया गया था ना 1927 ईस्वी के अंदर, तो ये भीमराव अंबेडकर साहब के साथ हुआ था ये वाला बात, तो ये भी ध्यान रखेंगे भाई साहब, एक एक बात ध्यान रखेंगे काम आएगी। रामकृष्ण मिशन है ना, रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद साहब 1897 कोलकाता के अंदर, ये बात भी ध्यान रखेंगे। डिटरमाइन का सिनोनिम्स आपसे पूछा है। डिटरमाइन माने क्या होता है, तय कर लेना, कोई चीज डिटरमाइन कर लेना तो डिसाइड हो जाएगा, जज हो जाएगा है ना, पक्का कह सकते हो है ना, फिक्स कह सकते हो डिटरमाइन को। इसके अलावा ऑब्वियस का पूछा है, ऑब्लिवियस नहीं ऑब्वियस का पूछा है, ऑब्वियसली होता है ना, ऑब्वियसली का पूछा है आपका, तो ये क्लियरली हो जाए, जैसे बोलता है ना कि भाई स्पष्ट है ना, स्पष्ट है भाई है ना, ऑब्वियसली है ना, तो ये आपका क्लियरली हो जाएगा। इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन भारतीय नृत्य संबंधित किसी तथ्य का मीनिंग संस्कृत में है ना टॉकिंग टुवर्ड्स होगी, इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछा गया मेरे भाई है ना। चलिए मैं इसकी बात आगे करूंगा क्योंकि इसके ओरिजिनल लैंग्वेज मुझे आगे मिल गया है, इस क्वेश्चन का ओरिजिनल लैंग्वेज आगे मिल गया है, तो इसे जो है मैं थोड़ा सा स्किप करता हूं, आगे इसी वीडियो में पढ़ाऊंगा है ना भैया, डरने की बात नहीं है। अजय सिंह 2023 में किसके अध्यक्ष बने हैं, तो देखिए अजय सिंह कई सारे चीज के अध्यक्ष बने हैं, तो डिपेंड करते हैं कि ऑप्शन में क्या था। एक अजय सिंह जो है स्पेस जेट विमान कंपनी के अध्यक्ष बने हैं
हैं। स्पाइस जेट समझते हैं ना, लाल मिर्ची कलर का जो है इसका कलर रहता है स्पाइस जेट। सोनू सूद काफ़ी प्रचार करते थे स्पाइस जेट से, है ना। इसके अलावा इसमें अगर आप फ़ोन लगाएंगे स्पाइस जेट के कस्टमर केयर में तो बोलेगा हाय आई एम टेपल, मतलब उसका जो बॉट है ना उसका नाम है, क्योंकि मैंने कर रखा है, एक बार मैंने अपनी टिकट रिफंड करवाया था, है ना। तो स्पाइस जेट में जो है आपका अभी बना है आपका अजय सिंह बने हैं 2023 में इसके चीफ। इसके अलावा बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष भी बने हैं अजय सिंह, एक अजय सिंह ये भी हैं। तो दोनों में से डिपेंड करता है कि ऑप्शन में क्या था। इनके अलावा एक अजय सिंह बंगा भी है। ये अजय सिंह बंगा जो है ये आपका विश्व बैंक में चीफ बने हैं डेविड मालपास के जगह में। आप लोग मुझे कमेंट करेंगे कि इसमें से कौन से चीफ से ये अजय सिंह को पूछा गया था। स्पाइस जेट से पूछा गया था, या बॉक्सिंग फेडरेशन से पूछा गया था, या विश्व बैंक से पूछा गया था। इन तीनों के अलावा नहीं पूछे गए होंगे, ये मेरी गारंटी है, काली जवान वाली, है ना। इसके अलावा साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका को कौन सा महाद्वीप पूर्व की तरफ से मिलता है, इस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं। मैं आपको बार बार बताया, जब भी आप ज्योग्राफी पर हो तो मतलब जो आपका मानचित्र है उसको आंख के सामने जरूर लाओ। देखो मेरी ड्राइंग इतनी कमजोर है कि मैं अपना कोई भी नक्शा भी वगैरह नहीं बना पाता, लेकिन आंख के सामने जरूर लाता हूं कि हाँ भाई ये तो यहाँ है, ये तो यहाँ है, ऐसे काम चलाता हूँ, ठीक है। तो आप भी लाना सीखें, एक दो दिन खराब लगेगा, बाद में आके बहुत अच्छा जो है रिजल्ट रहेगी इस चीज का, है ना भाई। देखिए हमारा इंडिया कहाँ होगा, कोई पता लगा सकता है इसमें? तो हमारा इंडिया यहाँ पे है, यहाँ जहाँ पेन चला है ना, यहाँ पे हमारा इंडिया है, और यहाँ पे रहेगी श्रीलंका, यहाँ पे रहेगी मालदीव, इस प्रकार से हैं। और ये वाला जो छोटे छोटे देख रहे हो, ये वाला पीला कलर का, ये इंडोनेशिया का द्वीपीय समूह वाला देश है, इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पे आपको उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को कौन सा महादेश जो है पूर्व की तरफ से मिलता है, ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं। तो देखिए उत्तरी अमेरिका को पूर्व से टच करेगा आपका यूरोप महादेश, और दक्षिण अमेरिका के पूर्व में रहेगा आपका अफ्रीका महादेश। तो डिपेंड करता है कि कैसा ऑप्शन में दिया गया था। अब यूरोप और अफ्रीका होंगे फिर से, अगर ये दोनों पूछा है। अगर खाली उत्तरी अमेरिका पूछा है तो यूरोप होगा पूर्व के तरफ से, है ना। तो ये वाली नक्शा के सहारे आप इस चीज का आंसर फाइंड कर सकते हैं। इनके अलावा सांची के स्तूप के नींव किसने रखा था? भाई नींव क्या बनाए ही थे, अशोक साहब ने बनाए थे। ये मौर्य सम्राट अशोक राजा जिन्होंने सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के गांव सांची में बनाए थे, ठीक है। इनके अलावा ये कब बनाए थे? तो ये 3री शताब्दी में बनाए थे। कोई पूछे तो बता दीजिएगा चुपके से। इसके अलावा सांची के स्तूप की जो आधुनिक स्वरूप है, जो मॉडर्न स्टाइल में जैसा कि आज हम देख पा रहे हैं, उस स्टाइल में खोज करने का श्रेय या फिर लाइट में लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो हेनरी टेलर को दिया जाता है, जो 1818 ईस्वी में सांची के स्तूप की खोज किया था। देखिए इन्वेंट करना और बनाना दोनों में फर्क है ना भाई, है ना। जैसे मैंने घर बनाया और मेरी घर जो है बहुत ज्यादा आंधी आई, उसमें दब गई, 50 साल के बाद कोई खोदा तो उसका नाम थोड़ी होगा, बनाने वाले का नाम होगा, लेकिन इसको उसका भी नाम होगा किस मतलब फाइंड करने में, ठीक है भाई। इसके अलावा अग्निमित्र शुंग ने सांची के स्तूप को रिजुविनेट करवाया था, यानी जो है जीर्णोद्धार करवाया था, पुनर्द्वार करवाया था, खर्च वर्च किए थे उन पे। इनके अलावा देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग अलग लैंग्वेज में 3 4 5 बच्चे से क्वेश्चन प्राप्त हुए, तो अलग अलग लिखे सभी बच्चे ने। मैं आपके सामने सभी चीज लिख दिया हूं और सभी का आंसर देने वाला हूं। दांडी मार्च की के संबंध क्या था? एक बच्चे ने तो ये लिखा, या कब हुआ, या फिर इस आंदोलन के बाद कौन सी आंदोलन हुई। देखिए मैंने गांधी इरा को आपको इतनी बार दर्शन करा दिया हूं, जितनी बार गांधी जी खुद अपने युग में नहीं जिए होंगे, उतनी बार मैंने आपको गांधी युग में ले गया भाई साहब, है ना। तो एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, छूटेगा ना। आइए जवाब देते हैं। दांडी मार्च ब्रिटिश कानून को उल्लंघन करने के लिए था कि नमक जो है उस पर कर पे इतनी लगा दिया था कि भाई कोई बना नहीं सकता था। तो इन्होंने गांधी जी ने जो है समुद्री जल से नमक बना के इनका जो है कानूनों को भंग करने की जो है लक्ष्य था, और ये हुआ भी। तो ये थे आपके दांडी मार्च, ठीक है। इसके अलावा दांडी मार्च की शुरुआत कब से होती है? तो 12 मार्च 1930 ईस्वी से होती है, और इसी के यादगारी में यही साबरमती आश्रम है जो अहमदाबाद में है। और ये जो हम अभी जी रहे हैं, हम अमृत आजादी का अमृत महोत्सव, तो ये जो अमृत महोत्सव का कार्यक्रम है ये कहां से स्टार्ट हुआ? तो आपको बताना है कि अमृत महोत्सव का कार्यकाल जो है ये आपका साबरमती आश्रम से ही स्टार्ट हुआ है। गांधी जी के इन्हीं क्रियाकलापों को, है ना, फिर से एक लाइव देने के लिए, मतलब जान डालने के लिए, उन चीजों में यादों को तरोताजा करने के लिए। दांडी मार्च के बाद गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन चलाए थे, है ना। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुई थी? 1942 में हुई थी, और इन्हीं में गांधी जी ने डू और डाई का नारा दिया था। कोई अगर आपसे पूछे कि ये जो है भारत छोड़ो आंदोलन ये कहां पे हुआ था, तो आपको महाराष्ट्र बताना है, मुंबई के ग्वालियर टैंक में हुआ था। इनके अलावा गांधी जी 1893 में साउथ अफ्रीका गए थे, 1915 में 9 जनवरी शुभ दिन को लौटे थे। इंडिया लौटने के बाद सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह 1917 में भाग लिए थे, फिर आपका खेरा आंदोलन 1918 में भाग लिए थे, फिर अहमदाबाद आंदोलन 1918
1918 में भाग लिए थे, फिर असहयोग आंदोलन 1920 में भाग लिए थे, फिर आपका गांधी इरविन समझौता करते हैं 1931, सेकेंड राउंड टेबल में भाग लेते हैं 1931, अम्बेडकर साहब के साथ पूना पैक्ट करते हैं 1932, कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता संभालते हैं 1924, है ना। असहयोग आंदोलन को बंद कर देते हैं चौरा चौरी हत्याकांड के फलस्वरूप 1922, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की जो है आपका इंडियन क्विट मूवमेंट के जो है नेतृत्व करते हैं इस प्रकार से, और 1948 में इनका स्वर्ग सिधार हो जाता है। इनके गुरु गोपाल कृष्ण गोखले हैं। इनके अलावा अफ्रीका में इन्होंने नेटाल कांग्रेस की स्थापना करे थे, तो ये बात भी आपको नहीं भूलना है। इसके अलावा ये जो है इनका गुरु बता ही दिया। इनके अलावा यंग इंडिया, हरिजन, हिंद स्वराज, इंडियन ओपिनियन, है ना, ये सब जो है किताब लिखे हैं, गांधी जी के द्वारा लिखा गया है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। ऑन कूड 9 इसका मतलब क्या होता है? बाग बाग हो जाना, अति आनंदित होना, दिल बाग बाग हो जाना। जीडी आ रहा है भाई, हिंदी भी पूछते हैं उसमें, दिल बाग बाग हो जाना मतलब अति आनंदित हो जाना, ऑन कूड 9 हो जाना। इनके अलावा ब्लोइंग ऑन वन ट्रम्पेट, अपनी ट्रम्पेट खुद ही बजाओ, अपनी ट्रम्पेट खुद ही बजाओ भाई साहब, है ना। तो ये हो जाती है अपनी बड़ाई खुद ही करना कि मैं जो करता हूँ एवरी थिंग इज राइट, और दूसरे आदमी जो करते हो ना उसकी ढंग सही नहीं होते। मतलब कहने का मतलब ऐसा है, स्पेशल जो ओरिजिनल इसके अर्थ हैं, अर्थ ऐसा है कि मैं जो करूँ वो हमेशा सही होता है दूसरों की तुलना में, ठीक है भाई। इसके अलावा व्यक्तिगत आय क्या होता है? तो पर्सनल इनकम क्या होती है कि किसी देश के नागरिक को प्राप्त होने वाली इनकम। आपको जो इनकम प्राप्त होता है दिस इज व्यक्तिगत इनकम। अगर आपने इनकम टैक्स के स्लैब में आना है तो जो आप डायरेक्ट टैक्स चुकाओगे यानी जो इनकम टैक्स दोगे उनको काटने के बाद आपके आय की जो रकम बच जाती है उसे डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम कहा जाता है, खर्च योग्य पर्सनल इनकम कहा जाता है। सही बात है भाई, पहले तो सरकार इनका इनकम टैक्स ले लेते हैं और जो बचता है उसमें मैं अपनी जिंदगी जी रहा हूँ। चूंकि इस चीज को मैं फील कर रहा हूँ इसीलिए ये प्रैक्टिकल है मेरे साथ, तो आप लोगों को बताने के लिए डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम क्या होता है जिसे आप खर्च कर सको आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो ऐसा इनकम जो आप कमाते हो उस पे सरकार को डायरेक्ट टैक्स चुकाने के बाद जो बचता है उस पे आपका पूरा हक है, आप उसे खर्च कर सकते हो। इसके अलावा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होती है, जीएनपी क्या होती है? जीएनपी मैंने बता रखा है भाई, जीडीपी अच्छा जीडीपी वाला एक और होगा, जीडीपी जो है एक और मैंने यहाँ पे आपको जो है बताना है कि जीडीपी कैसे होता है ना। एक तो जीडीपी क्या होता है ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, सकल घरेलू उत्पाद, है ना। तो ये जो जीडीपी से आप जीएनपी का रिलेशन स्थापित करोगे, यही चीज बताना चाह रहा हूं मैं। ये चीज लिखना भूल गया कि एक्स और एम क्या होता है, अच्छा मौखिक रूप से बता दूंगा। तो ये जो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है ये क्या होता है कि जीडीपी में से मूल्यह्रास को घटा देते हैं, तो हमें जो है ये जीडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकलता है मूल्यह्रास को घटा के, है ना। इसके अलावा ये जीएनपी और जीडीपी में अगर आपको रिलेशन स्थापित करना हो तो क्या करोगे, जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम। ये एक्स कौन है, तो ये एक्स है कि देसी बंदा विदेश में जाके जो है पैसा अर्न कर रहा है सऊदी अरब में, है ना। और ये एम कौन है कि विदेशी बंदा सैम जो है ये उड़ीसा में आके कमा रहा है। तो जीडीपी में विदेश से जो हमें रकम प्राप्त होगी देसी आदमी के द्वारा कमाया गया उसको जोड़ेंगे और हमारे देश से जो कमा के ले जा रहे हैं विदेशी उसको घटाएंगे तो हमेरा जो है जीएनपी प्राप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है हमारा पूछा गया था कि कोशिका भित्ति के निर्माण में प्राथमिक उत्पाद क्या है, सब दिन बताया थे। देखिए ऑप्शन में सेलुलोज तथा कैरोटीन दिया गया था, सेलुलोज आंसर हो जाएगा। यहाँ पे पहला फैक्ट जरा पढ़ेंगे, बताया था कोशिका भित्ति में सेलुलोज की बनी होती है, तो सेलुलोज जिन्होंने भी लगाया है उसका राइट आंसर हो जाएगा। कोशिका में देखिए सबसे पहले तो ये जो कोशिका भित्ति है ये सिर्फ पादप प्लांट कोशिका में होगा। अब कोशिका प्लांट के अंदर भी दो प्रकार के बांट देते हैं, एक प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। मैंने कहा था कि ये प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है गरीब है, तो गरीब को जीने के लिए कुछ ना कुछ तो प्रभु देते ही हैं। तो इस गरीब को जीने के लिए इसके जो कोशिका यानी सेल वाल बने हैं, कोशिका भित्ति बने हैं। तो प्रोकैरियोटिक के अंदर कोशिका भित्ति जो है आपका बना होता है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की। जो गरीब है ना प्रोकैरियोटिक, उसके जो सेल वाल बने होते हैं ये प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है, जबकि यूकैरियोटिक की बनी होती है सेलुलोज की। तो अगर ऑप्शन में एक ऑप्शन ऐसा भी है कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट एक में दिया है मान लो, दूसरा में दे दिया है सेलुलोज और तीसरा में A+B दे दिया है, तो A+B ज्यादा सूटेबल आंसर होगा भाई साहब, है ना। अगर सिर्फ सेलुलोज है, केराटिन है, प्रोटीन है खाली, है ना, वसा है, तो मान लीजिए तो सेलुलोज आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझे, है ना। सबसे पहले पादप कोशिका में सेल वाल, इसके भी दो भाग, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कैसा, गरीब, तो गरीब को जीने के लिए चाहिए तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की बनी होती है, और जो आपका यूकैरियोटिक है वो सेलुलोज की
बनी होती है, ओवरऑल कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। यह सिर्फ पादप कोशिका में पाया जो पादपों को स्ट्रक्चर और मजबूती प्रदान करता है। कोशिका भित्ति है ना, पादप कोशिका में पिगमेंट भी पाई जाती है, पिगमेंट मतलब समझ रहे हैं ना, हरित लवक जिसे कहते हैं। सैनिकल का सिनोनिम्स आया है डेवियस होता है, बुरा हो सकता है इसका। इसके अलावा साहित्य नाटक अकादमी पुरस्कार 2023 किसे दिया गया, बहुत आदमी को दिया गया है, तो यहाँ जो है मुझे आप लोग बताएंगे क्या था इसके ऑप्शन में। इनके अलावा मेंटेनेंस बिहेवियर, स्पेलिंग मिस्टेक आया था, देखिए साहित्य अकादमी ज़्यादा आदमी को तो नहीं दिया गया, मैं जो है अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन आप लोग देखिएगा साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है। हाँ, अगर जो साहित्य वाला होता साहित्य अकादमी तो मैं बता दूंगा बद्री नारायण, अनुराधा राय, ये सबको, लेकिन ये नाटक वाला था, है ना, तो देखिएगा कि क्या क्या ऑप्शन में था। इसके अलावा मेंटेनेंस बिहेवियर स्पेलिंग मिस्टेक आया था, ये जैसा आपका लिखा हुआ है ये सही लिखा हुआ है। भारत में मानसून रिटर्निंग का मंथ क्या है, कल ही बताया था, अक्टूबर से जनवरी, है ना, इसे मानसून जो है आपका ऐसे अक्टूबर से जनवरी रहता है, तब मतलब 4 महीने हो जाते हैं, लेकिन आपको 3 महीना इसका प्रॉपर काल रहता है। एज पोनी एज $3, इस प्रकार से जो है $3 बिल, इस प्रकार से जो है आपका इडियम्स आया है, तो इसका मतलब फेक सिंथेटिक हो सकती है, नकली हो सकती है ना। इसके अलावा यहाँ देखिए जो लास्ट क्वेश्चन जो बताया था कि मैं आगे बताऊंगा, ये क्वेश्चन का मीनिंग मतलब ओरिजिनल लैंग्वेज यहाँ पे है कि भारत में नृत्य जिसे कोमल और महिलाओं के द्वारा की जाती है निम्नलिखित में से किस शब्द का मतलब संस्कृत में टॉकिंग टुवार्ड्स है। आपके ऑप्शन में लास्ट से तांडव नृत्य अभिनय दिया गया था। अभिनय मतलब होता है कोई एक्ट करना, तो ये नहीं होगा, है ना। नृत्य मतलब डांस हो गया, ये भी नहीं होगा। तांडव मतलब उग्र रूप धारण करना, तो ये भी नहीं होगा। एक ही ऑप्शन बच जाता है लास्ट से। इस लास्ट का मतलब ही है जो आपकी क्वेश्चन को पूछा गया है, तो लास्ट से आंसर इस राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। तो दोस्तों ये थे आज के फर्स्ट शिफ्ट में आए सभी प्रश्न एनालिसिस अंग्रेजी के साथ। अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। ये एनालिसिस की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी निःशुल्क मिल जाती है और पेड ग्रुप में तो मिलती है, व्हाट्सएप पे। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों जैसा कि आज है आपका 8 सितंबर 2023 और आज जो है आपका MTS का एग्जाम था। सेकेंड शिफ्ट की भी एग्जाम समाप्त हो गई है। सेकेंड शिफ्ट के एग्जाम में GK GS, करंट अफेयर तथा अंग्रेजी के जो भी ईडियम फ्रेज वगैरह पूछे गए सभी प्रश्नों को लेकर के आ गया हूं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं मैं आपको 100% ओरिजिनल प्रश्नों के साथ साथ इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट भी दूंगा जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगी और साबित हो रहे हैं। इस बार के MTS में 20+ क्वेश्चन हर शिफ्ट में अपने PDF से अपने क्लास से आपको मिला के दे रहा हूं। दोस्तों जैसा कि आप ये बात आप भी जानते हैं, तो आने वाले समय में अगर आपको एग्जाम देना है तो सभी फैक्ट को अच्छे से क्लियर करेंगे। ये बंधु हैं जिन्होंने हमें व्हाट्सएप पे क्वेश्चन भेजे हैं। इनका नाम है चंदन खेड़े जी। इन्होंने जो है कल ही हमसे PDF खरीदा है, कल ही लिया है PDF। यहाँ पे टुडे देखिए इनका रिएक्शन। सर सबसे पहले आपके जो है चरण में जल चढ़ा के आपको प्रणाम। कल रात को ही मैंने आपसे पेड PDF लिए हैं और उसमें 80% प्रश्न उतरे हैं आज के पेपर में, है ना। और इसके बाद इन्होंने जो है प्रश्न लिखना स्टार्ट किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, बेस्ट ऑफ लक, है ना। जो बच्चे PDF नहीं भी लिए वो काफ़ी, सिर्फ ये है कि अगर आपने वीडियो अटेम्प्ट किया है मेरा 57 सीरीज वाला, मैं फिर से बता रहा हूँ ये सिर्फ MTS ही नहीं, ये TCS के कोई भी एग्जाम को जो है ना एकदम जो है छेद करके आ जाएगा क्वेश्चन में। ऐसा सीरीज ऐसा क्वेश्चन मैंने इस सीरीज के अंतर्गत रखा है भैया, है ना। तो इसे हल्के में ना ले। मैं बार बार एक ही बताता हूँ, जैसे आप मुझे एनालिसिस के समय पसंद करते हो, अगर पहले से पसंद करोगे ना, जब मैं पढ़ाता रहता हूँ सीरीज को चलाता रहता हूँ, तो ये जो है और भी ज्यादा मामला सोने पे सुहागा हो सकती है। चलिए शुरू करते हैं। एक प्रश्न आपसे पूछा गया है, विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है। कल ही बात हमने कर लिया है APJ अब्दुल कलाम साहब की पूरी पुस्तक का नाम, है ना। और वहीं पे मैंने जलमैन, रॉकेटमैन, बाघमैन, मिसाइल मैन सबकी बात कर लिया था। तो APJ अब्दुल कलाम साहब की है विंग्स ऑफ फायर, अग्नि की उड़ान। इसके अलावा अब्दुल कलाम साहब की अन्य पुस्तकों में इग्निटाइड माइंड्स, ये भी पुस्तक है। अरुण कुमार तिवारी जी इनमें साथ दिए थे APJ अब्दुल कलाम साहब को ये पुस्तक लिखने के लिए, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। अब्दुल कलाम साहब को भारत के प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति कहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ एकमात्र वैज्ञानिक राष्ट्रपति बने थे अब्दुल कलाम साहब। इनके अलावा मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है कलाम साहब को। APJ अब्दुल कलाम सर बीना बजाने में निपुण थे, बीना बजाने में निपुण थे। ये वाला बीना, माता सरस्वती वाला बीना,
वाद्य यंत्र बीना ये बजा लेते थे आपका कलाम साहब। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। अबुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम पूरा नाम है कलाम साहब का, जो अपने चैनल का लोगो भी है और हमारा जो है मतलब मेरा रोल मॉडल भी है। या आप बहुत सारे बच्चे के होते हैं रोल मॉडल, और ऐसे ही रोल मॉडल रखना भी चाहिए। इसके अलावा 2023 में स्क्वैश चैंपियनशिप कहाँ पे हुआ है, ये क्वेश्चन आप लोग बता दे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि परसों भी बताया था। ये आपका तमिलनाडु के अंदर हुआ है। कहाँ पे हुआ है, ये आपका तमिलनाडु के अंदर हुआ है स्क्वैश चैंपियनशिप 2023, है ना। एक आपका है जी सैफ चैंपियनशिप 2023। ये सैफ चैंपियनशिप कहाँ पे हुआ है, तो ये आपका बेंगलुरु में हुआ है। सैफ चैंपियनशिप के विजेता कौन रहे हैं, तो जी भारत रहे हैं। उप विजेता कौन रहे हैं जी, तो कुवैत रहे हैं। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे। ये किस स्टेडियम में हुआ है, कल ही बताया हूं, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जूनियर एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2023, ये विजेता कौन रहे हैं, भारत ही रहे हैं, है ना। उप विजेता कौन रहे हैं, पाकिस्तान रहे हैं। और ये वाला खेल किस देश में कराया गया था, तो ओमान में कराया गया था। इसके अलावा जूनियर एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2023 महिला, ये था पुरुष वाला जो ओमान में हुआ, विजेता भारत उप विजेता पाकिस्तान। और यही सेम चीज है महिला वाला, जो विजेता रहा भारत है लेकिन उप विजेता रहा कोरिया, है ना। और कहां पर हुआ, तो जापान में। तो ये सभी बात ध्यान रखेंगे। और भी जो भारत जीते हैं ना हाल फिलहाल, जरूर ध्यान रखें, है ना। डायमंड लीग जो है नीरज चोपड़ा जीते हैं। इसके अलावा भारत जो है आपका आईसीसी अंडर 19 महिला वाला वर्ल्ड कप जीत लिया पिछले साल, इसी साल पहलू के संस्करण 2023 में इंग्लैंड को हरा के। साउथ अफ्रीका में हुआ था आईसीसी अंडर 19 महिला वर्ल्ड कप की विजेता भी भारत हैं। इनके अलावा आर्म्स इंडिया एक्ट और बर्नाक्यूलर एक्ट कब पारित हुआ था, यह प्रश्न आपसे पूछा गया है ना भाई। तो आर्म्स इंडिया एक्ट और बर्नाक्यूलर एक्ट 1878 ईस्वी में लागू करा गया था, ठीक है भाई। इसके अलावा जो आपका आजादी के बाद आर्म्स इंडिया एक्ट है, ये 1959 में आया था। देखिए 3-4 चीज में डबल डबल बताया, जो शायद इससे पहले आपने सिंगल ही सुना होगा। एक तो आपका जो आपका पुरंदर की संधि है, पुरंदर की संधि, है ना। तो आपने शिवाजी और जय सिंह के बीच में सुन रखा होगा, है ना। पुरंदर की संधि भी मैंने 2 बताया है कि 2 बार होता है। आपने तराइन की लड़ाई 2 बार सुन रखा होगा, 1191 1192। हमने तराइन की 3 लड़ाई बता रखे हैं आपको। इसके अलावा इसी प्रकार से आर्म्स इंडिया एक्ट आपने एक सुना रखा होगा 1878 में, हमने 2 बता रखा है 1959 में भी। तो क्वेश्चन कहीं से भी पूछे छूटना नहीं चाहिए। अपना बस एक ही ऐलान है कि भाई जो बच्चे हम पे बिलीव करते हैं उनको जो है उस कुर्सी तक बैठाना है जो उनका इंतजार कर रहा है। इसके अलावा बर्नाक्यूलर एक्ट लॉर्ड लिटन के समय लाया गया था और रिपन के समय समाप्त किया गया था। यह बर्नाक्यूलर एक्ट क्या था भाई, तो भारतीय पत्रकारिता पे, स्थानीय लैंग्वेज में पत्रकारिता पे रोक लगाया गया था। क्योंकि अंग्रेज बड़ा 64 था, वो समझता था कि भाई अंग्रेजी तो सब नहीं पढ़ सकते ना, तो अंग्रेजी में थोड़ा ढील दे दो, लेकिन अगर स्थानीय लैंग्वेज हिंदी मराठी वगैरह में लिखेंगे तो सब पढ़ लेंगे। और पढ़ के देश भावना अगर बहुत ज्यादा जग गया तो हम कितने दिन टिक पाएंगे, है ना। तो इसी डर से जो है बर्नाक्यूलर एक्ट लाया था, है ना। भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता किसे कहते हैं, चार्ल्स मेटकॉफ को कहते हैं। तो इसका कतई मतलब नहीं है कि बर्नाक्यूलर एक्ट जो है इसी के समय खत्म होने की बात हुई थी, ऐसा नहीं। खत्म होने का श्रेय किसी और को गया, जो आपने पहले ही देखा इसी वीडियो में, ठीक है। इसके अलावा आजादी के बाद इंडियन आर्म्स एक्ट 1959 भी लागू कराया गया था, ये बात भी ध्यान रखेंगे। सानिया मिर्जा की किताब पूछ ली है भैया, एक भी खिलाड़ी की किताब आपसे छूटेगा क्या, है ना। तो सानिया मिर्जा की किताब कौन सी है भाई, एस अगेंस्ट ओड्स। एस अगेंस्ट ओड्स जो है ये आपका सानिया मिर्जा जी की किताब है। इसके अलावा साइना नेहवाल, इनकी किताब कौन सा है, प्लेइंग टू विन, प्लेइंग टू विन, जीतने के लिए खेलिए। इसके अलावा बीवीएस लक्ष्मण की किताब कौन सी है, 281 एंड बियॉन्ड, 281 और उसके आगे, प्लेइंग इट माय बे, ये किसके हैं, सचिन तेंदुलकर। ए सेंचुरी इज नॉट एनफ किसके हैं भाई, बीसीसीआई के भूतपूर्व अध्यक्ष, भूतपूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली दादा की पुस्तक है ए सेंचुरी इज नॉट एनफ। और मुझे तो खासकर बहुत पसंद है सौरव गांगुली और महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेटर के अंदर। इसके अलावा राज्यपाल का पद किस अनुच्छेद में वर्णित है, 1 CR बार बताया हूं, कितना बार, 1 CR बार बताया हूं। और कैसे याद रखने की तरीके बताया हूं, जरा गौर फरमाइएगा नए बच्चे, है ना भाई। 52 मैंने बताया कि प्रेसिडेंट से है, मैंने कहा कि इसमें 101 जोड़िए, आपका जो रिजल्ट आएगा वो राज्यपाल से होगा। इसी प्रकार से मैंने कहा कि प्रेसिडेंट का अध्यादेश 123 होता है, 2 और 1 के स्थान हेराफेरी कर दीजिए तो 213 हो जाएगा। ये 213 आपका राज्यपाल का अध्यादेश है। इसी प्रकार से मैंने कहा 124 सुप्रीम कोर्ट के गठन के आर्टिकल है, 2 और 1 को हेराफेरी कर दीजिए 214 हो जाएगा, जो हाई कोर्ट का हो जाएगा।
तो बहुत सारे चीज जो है आप लिंक करके रिलेट करके फनी जो मीम लोग देखते हैं ना, यही मीम बनाइए आप जो काम आए, है ना। वो मीम मत देखिए जिसमें हाँ, वो किस काम की भाई, कोई काम की नहीं है, तो वहां क्या टाइम खराब करना अपना, है ना। तो 153 अपना है ना भैया, राज्यपाल से संबंधित। राज्यपाल का पद 153 में है। राज्यपाल महाधिवक्ता की नियुक्ति करते हैं। मैंने आपसे एक बात और बता रखा है पॉलिटी के अंदर, प्रेसिडेंट को आप गवर्नर से रिलेट करें, पीएम को आप सीएम से रिलेट करें, इसके अलावा आप अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी महान्यायवादी को आप महाधिवक्ता से रिलेट करें, आपका काम बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। लोकसभा को विधानसभा से रिलेट करें, राज्यसभा को विधान परिषद से रिलेट करें राज्य के अंदर, है ना। तो भाई मैंने बताया है कि जो गवर्नर को प्रेसिडेंट से क्यों रिलेट करें, क्यों करें बताओ ना। तो इसलिए करें कि प्रेसिडेंट जो है इंडिया की हर कोने को वही काम देता है, वही सेवा देता है जो एक राज्यपाल एक राज्य में देता है। फर्क इतना है कि प्रेसिडेंट जो है ना मतलब स्वतंत्र होते हैं और ये राज्यपाल जो है जिम्मेवार होते हैं, ठीक है। बस इतनी सी फर्क है, बाद में कि दोनों के काम में कोई फर्क नहीं है, एक का बड़ा दायरा है, एक का छोटा दायरा है। सेम पोस्ट वाले आदमी को नियुक्त भी करते हैं, जैसे प्रधानमंत्री, है ना। केंद्र में कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है, अपने पावर का यूटिलाइज करता है, जो भी शक्ति वगैरह है, जो भी निर्णय लेते हैं। उसी प्रकार से राज्य में सीएम लेते हैं तो सीएम की नियुक्ति भी गवर्नर करते हैं और केंद्र में पीएम की नियुक्ति भी प्रेसिडेंट करते हैं। तो इस प्रकार से मैंने इसे मैच कर दिया। अब महान्यायवादी और महाधिवक्ता क्या है, तो महान्यायवादी क्या है, पूरे इंडिया का सबसे बड़ा विधिक अधिकारी या न्यायिक अधिकारी या कानूनी अधिकारी है। उसी प्रकार से उस पार्टिकुलर राज्य के सबसे बड़े विधिक अधिकारी कौन होते हैं, तो महाधिवक्ता होते हैं। इस प्रकार से ध्यान रखेंगे। तो ये जो राज्यपाल का पद है 153 में है। महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल 165 के अनुसार करते हैं। राज्यपाल का क्षमादान है 161 और राष्ट्रपति का क्षमादान 72 है। राष्ट्रपति का पद 52 है ना। राष्ट्रपति 52 से 61 तक लगातार चलते हैं अपने आर्टिकलों को लेकर, ठीक है। इसके अलावा 103 बता दिया था, 280 वित्त आयोग का गठन करते हैं, 72 क्षमादान है, 108 ज्वाइंट सीटिंग बुलाते हैं, है ना। ये सब आपका राष्ट्रपति के कुछ अलग अधिक मतलब आर्टिकल हैं। इसके अलावा अनुच्छेद 153 में कहा गया दादा कि कोई भी एक आदमी यानी कोई भी एक आदमी, है ना, एक ही साथ एक या दो से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल हो सकता है। इसके लिए संविधान में 7वां संविधान संशोधन किया गया था 1956 में। इसी 7वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत यह नियम बना कि एक ही व्यक्ति एक से अधिक राज्यों की राज्यपाल के कार्यभार को संभाल सकते हैं। अगर बात करें कि राज्यपाल की वेतन और भत्ता कहां से मिलता है, तो भारत के संचित निधि से मिलता है और इस बात की जानकारी हमें आर्टिकल 158 के 3 और 4 भाग में मिल जाती है। राज्यपाल राज्यों में कार्यपालिका का प्रधान होता है। नियुक्ति में बात करें तो नियुक्ति किसके द्वारा होता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद को धारण करते हैं। यानी राष्ट्रपति जब तक कहे भैया इतना दिन तक रहिएगा तो रहेगा आराम से, है ना। मतलब प्रसाद पर्यंत है, जब तक मन मिल रहा है राष्ट्रपति साहब के साथ तब तक पद पे बने रहेंगे। इनके अलावा राठवा किस प्रमुख त्योहार है जो मार्च महीने में मनाया जाता है, राठवा, है ना। तो ये राठवा जो है ये गुजरात में राठवा जाति के लोगों के द्वारा मनाया जाने वाला त्योहार है जो होली के आसपास मनाया जाता है, ठीक है भाई। तो इससे आप गुजरात का होली कह सकते हो, ठीक है। या वो सांग एक फेस्टिवल है जो मणिपुर की होली है ना। एक आपका गोवा में दलदल यानी आपका जो कीचड़ वाला फेस्टिवल होता है गोवा में, ठीक है। एक कीचड़ वाला मड फेस्टिवल गोवा में होता है, इसे ध्यान रखेंगे, सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है। इसके अलावा गोवा में एक सिमगो फेस्टिवल होता है जो गोवा का होली कहलाता है, तो ये सब ध्यान रखेंगे। इनके अलावा गुजरात के अंदर त्योहार कौन से, गरबा, डांडिया, पतंग महोत्सव, माधोपुर मेला, ये सभी के सभी आपको कहाँ पे मिलेंगे, गुजरात के अंदर मिलेंगे। गुजरात के अन्य आकर्षण में आइएगा तो गिर नेशनल पार्क होगा, एशियाई शेर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, रानी की वाव मिलेगा जो यूनेस्को के अंदर शामिल है, धौलावीरा हड़प्पन कालीन साइट यूनेस्को के अंदर शामिल है। धौलावीरा की क्या विशेषता है कि प्लेग्राउंड की खोज हो गई इस हड़प्पन कालीन साइट में, यानी हड़प्पा के लोग खेल के मैदान से भी परिचित थे। काठियावाड़ी प्रायद्वीप ये आपके गुजरात में ये वाली पार्ट में यहाँ पे मिलेंगे। इसके अलावा कच्छ के रण गुजरात में मिलेंगे। कच्छ के रण में कौन सी नदी विलुप्त हो जाती है, प्लीज कमेंट, है ना, प्लीज कमेंट, कौन से नदी कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। सोमनाथ मंदिर ये आपके गुजरात में है। सोमनाथ मंदिर पे कई बार लूट हुई लेकिन 1025 ईस्वी की लूट काफी फेमस है। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी 182 मीटर की ऊंची प्रतिमा गुजरात के केवड़िया में सरदार वल्लभ भाई पटेल की इस समय दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा। इसके मूर्तिकार राम सुतार स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, अब इसे केवड़िया का नाम बदल के
एकता नगर कर दिया गया है, वहीं पे है गुजरात के अंदर। एशिया की सबसे बड़ी सीएनजी टर्मिनल हाल फिलहाल 2022 में स्थापित किए गए गुजरात के है ना भावनगर में। मोटेरा स्टेडियम या नरेंद्र मोदी स्टेडियम ये दुनिया की सबसे बड़ी स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात में है। मोढेरा का सूर्य मंदिर ये भी गुजरात में है। मोढेरा जो है ये एशिया मतलब इंडिया का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव बना है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। मेरे ख्याल से गुजरात को इतने करीब से आप जान लिए, आज के बाद कोई क्वेश्चन गुजरात से नहीं छूटेगा मेरे भाई, और मैं छूटने नहीं दूंगा। इसके अलावा 11वीं मौलिक कर्तव्य के अनुसार बच्चों की उम्र सीमा क्या है, पूछने वाली बात है जी, 6 से 14 वर्ष। कितना? 6 से 14 वर्ष। संविधान के मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए थे, तो 1976 में एक 42वां संविधान संशोधन होता है, उसी के तहत जो है मौलिक कर्तव्य आपको जोड़ा गया था। यह स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पे लगाया गया था, और बाद में शुरू में 10 प्रकार के, बाद में 2002 में 86वां संविधान संशोधन के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। ये 11वां मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया, और हमारा एक आर्टिकल 21 के ए में शिक्षा का फंडामेंटल राइट भी सेम चीज बना कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को, इस बच्चों के लिए मतलब जिस बच्चे मतलब 6 से 14 वर्ष तक के जो भी बच्चे हैं इंडिया में, सबको फंडामेंटल राइट है शिक्षा लेना निःशुल्क, है ना। तो फंडामेंटल राइट भी बना था और फंडामेंटल आपका ड्यूटीज भी बना था 11वां, है ना। कब? 2002 में। कौन से संविधान संशोधन? 76वां, है ना। तो आपसे यहां से जो मौलिक कर्तव्य है उसके अंदर जब एग्जामिनर झांक के क्वेश्चन पूछते हैं, तब आपको ये वाली सीट की मटेरियल जरूर याद होनी चाहिए। और मैंने पहले ही आपको रटा रखा है क्रम बैच में कि देश में सबसे बड़ा क्या होता है, तिरंगा के लिए हम जान देने को तैयार हैं। तो सबसे पहले हमें राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान आदि को जो है ना, सम्मान करना चाहिए। ये हमारा परम मौलिक कर्तव्य है। दूसरा है कि वो आदर्श वाक्यों को समझाना जिन्होंने हमें देश प्रेम की भावना को जगाया है। इसके अलावा तीसरा है कि भारत की जो संप्रभुता, एकता और अखंडता, जो भारत की अमूल्य धरोहर है, इसकी रक्षा करना। चौथा है कि देश सेवा के लिए अभी कभी जरूरत पड़ जाए तो आप तत्पर रहेंगे, है ना, कि कल हो के कहीं जो है किसी को घर में खदेड़ना है तो हम चलेंगे भाई, तैयार रहना है हमेशा, है ना भाई। देश सेवा की बात है तो एकदम चलेंगे, है ना, भले हम जितना ही लड़ पाए, है ना। इसके अलावा भारत की सभी लोगों के बीच धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय अनुभागीय विविधताओं से परे सद्भाव और सम्मान, भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना है। सबसे खास महिलाओं के सम्मान की या फिर के लिए जो अपमानजनक प्रथा है, ये जो कुरीतियां हैं, उसे त्यागने की बात आर्टिकल 51 के ए के ई में कहा गया है। इसी कारण जो सती प्रथा वगैरह एक दिन आपसे पूछ दिया था ना कि महिलाओं की जो है मतलब जो भी कुरीतियां हैं उनको त्यागना मौलिक कर्तव्य के किस अनुच्छेद को संदर्भित करता है, तो आर्टिकल 51 ए के ई को करता है। इसी प्रकार से आर्टिकल 51 ए के एफ, है ना, जो हमारी मिली जुली संस्कृति है, विरासत है, उसकी रक्षा करना है। एक के जी में जो है पर्यावरण संबंधित है, एच में वैज्ञानिक मानवतावाद से संबंधित है, और आई में है आपका सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा, जो आर्टिकल 49 में भी आपको देखने को मिलेगा डीपीएसपी के अंतर्गत सेम चीज कि भाई जो सार्वजनिक संपत्ति है उसकी रक्षा कीजिए। उसके अलावा लास्ट में शिक्षा वाला हो जाएगा जो आप इस प्रश्न में देख ही लिए। इसके अलावा काजीरंगा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है, आज से बोले हैं, एक सांस में बोलिएगा, काजीरंगा, मानस, डिब्रू, पावितोरा और औरंग। काजीरंगा, मानस, डिब्रू, पावितोरा और औरंग। काजीरंगा, मानस, डिब्रू, सखोबा, पावितोरा, औरंग। ये कहाँ पे है? ये आपके कहाँ पे जी? असम में है। नमेरी छूट गया था, नमेरी भी इसी सांस में घुसेर लीजिएगा, नमेरी भी है। देखिए एक नमेरी जो है ना, ये गाय की प्रजाति भी होती है, गाय की प्रजाति भी होती है नमेरी, और नमेरी जो है आपके असम में नेशनल पार्क भी है। दोनों बात ध्यान रखेंगे। अगर आपसे कोई पूछे कि असम में एक सिंग वाला गेंडा के लिए कौन सा नेशनल पार्क जो है पॉपुलर है, तो आपको बताना है कि काजीरंगा जो है वो एक सिंग वाला राइनो के लिए प्रसिद्ध है। असम में ही सबसे पहले डिगबोई तेल क्षेत्र 1901 में जो है इंडिया में पता लगाया गया था। उसी 1901 वर्ष में जो है नोबेल पुरस्कार की शुरुआत भी हुई थी। इसके अलावा माजुली नदी द्वीप जो है ये भी असम में है। कामाख्या मंदिर, इसी परिसर में अंबुबाची मेला लगती है, ये भी असम में है। माजुली जो है ब्रह्मपुत्र नदी द्वीप है, ब्रह्मपुत्र में स्थित है, जो इंडिया ही नहीं विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है। ये बात भी ध्यान रखना है। प्रथम बार किसे संगीत में भारत रत्न दिया गया था? एम सुब्बालक्ष्मी मैडम को 1998 में दिया गया था। संगीत के क्षेत्र में जिन्हें भारत रत्न दिया गया है, सबसे पहले एम सुब्बालक्ष्मी मैडम कर्नाटक संगीत से जुड़ी हुई थी। पंडित रविशंकर, बिस्मिल्लाह खां, लता मंगेशकर, पंडित भीमसेन जोशी, भूपेन हजारिका, ये सभी को सभी जो है आपको संगीत के क्षेत्र में भारत रत्न दिया गया है। पंडित रविशंकर को आपको दिया गया है 1999 में। कब दिया गया है? 1999 में दिया गया है। बिस्मिल्लाह खां और लता मंगेशकर दोनों के कब? 2001 में। पंडित भीमसेन जोशी 2009 में। अब भूपेन हजारिका साहब 2019 में। तो ये सभी के बात जो है आपको ध्यान रखना है भारत रत्न वाली। इसके अलावा भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर हैं, इनको भी भारत रत्न 2014 में दिया गया है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा
द किलिंग ऑफ अ किंग आपसे पूछा है, मतलब जो साइड वाला जो है ना, जो आपका मृत्यु वाला जो ना, जो हत्या वाला जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है आपके एग्जाम में लगातार आ रहे हैं, तो बहुत इजी होता है इनको याद करना, क्योंकि साइड तो आपका सब में जुड़ा ही रहता है, आपको बस शुरुआती के जो वर्ड हैं उसको चेंज करना होता है। तो द किलिंग ऑफ किंग ये आपका रिजिसाइड होता है। अगर यहाँ पे रानी की हत्या होती ना, द किलिंग ऑफ क्वीन, तो भी रिजिसाइड ही कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है। पैट्रिसाइड पिता की हत्या होती है, फैट्रिसाइड भाई की होती है, और एक पैरिसाइड होती है। जो पैरिसाइड होती है पेरेंट्स की हत्या, यानी माता और पिता दोनों की किसी ने हत्या कर दिया तो पेरेंट्स की हत्या होती है। एक जेनोसाइड होता है, जनसंहार होता है, जेनोसाइड बहुत बड़ी मात्रा में अगर लोगों की मृत्यु कोई हो जाती है, कर देते हैं कोई, तो इसे जनसंहार कहा जाता है, इसे जेनोसाइड कहते हैं। एक आपका होमिसाइड होता है, होमिसाइड मतलब एगो आदमी का मृत्यु हो जाता है, कोई भी आदमी है ना, जिससे हमारा कोई रिलेशन नहीं है, होमिसाइड हो गया। इसके अलावा एबीसाइड मैंने आपको यहाँ पे समझाने के लिए रखा है। एबी मतलब क्या होता है, जैसे एविएशन का नाम आपने सुना होगा। एविएशन क्या है, जो आपका विमानन डिपार्टमेंट होता है जिसमें वायुयान वगैरह उड़ते हैं, वो एविएशन कहलाता है ना। तो भाई एविएशन में ये भी शब्द कहाँ से लाया, तो पक्षी के डायना से लाया। इस प्रकार से पक्षी होता है आपका, है ना, तो इनके जो डायना होते हैं, है ना, इनके जो डायना होते हैं, यहीं से आपका जो है एभी शब्द का जन्म हुआ है। और एभी जहां भी लिखे देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये पक्षी की बात कर रहा है, ठीक है, ये कर रहा है जी पक्षी का बात, ठीक है। तो यहाँ पे एभी साइड मतलब साइड का तो समझते हैं मृत्यु, तो पक्षी की हत्या एभी साइड हो जाएगा। इस प्रकार से आप किसी भी चीज में इसे फिट करके साइड को आप निकाल सकते हैं मीनिंग। इसके अलावा किस नृत्यांगना को रविन्द्रनाथ टैगोर ने नृत्य की रानी कहा था या फिर नृत्यों का सामग्री कहा था, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा है कि नृत्यों के सामग्री कहा था। तो ये आपका सितारा देवी। सितारा देवी आप जानते हैं कि कथक से संबंधित है। एक बच्चे ने डायरेक्ट इन्होंने लिखा था कि सितारा देवी किससे संबंधित है, और एक बच्चे ने रविन्द्रनाथ टैगोर को रिलेट करके लिखा है, जो ओरिजिनल क्वेश्चन पूछा गया होगा। तो दोनों में से कौन सा पूछा गया था आप लोग जरा बताएंगे। इसमें मैं 90% में हूं कि एक मैं इसको मैं 90% दूंगा रविन्द्रनाथ टैगोर वाले को, दूसरे को मैं 10% दूंगा, क्योंकि एक रुक्मिणी देवी भी पूछ दिया है, ठीक है। तो कथक हो जाएगा, सितारा देवी कथक से है। ये जो देवियां हैं जो आपके नृत्य से जुड़े हुए हैं, उनको मैंने आपको सरनेम के अलावा छांटने के अलावा भी याद रखने को बताया है मेरे बंधु, मेरे भाई, मेरे बहन, है ना। जो सितारा देवी है ये कथक से है, रुक्मिणी देवी भरतनाट्यम से है, कलावती देवी मणिपुरी से है, बिंबावती देवी मणिपुरी से है। इसी प्रकार से एक चारू माथुर, ये चारू माथुर किससे हैं, तो ये भी मणिपुरी से है। इसी प्रकार से एक झावेरी बहन, ये कहाँ से है, मणिपुरी से। एक हमने कहा था जी अन्नपूर्णा देवी, अन्नपूर्णा देवी जी सुरबहार प्ले करते हैं, है ना। तो ये जो देवियां हैं इन्हें जरूर ध्यान रखेंगे, है ना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। इसके अलावा मैंने नृत्य में पकड़ने के लिए बता दिया है। रेड्डी फैमिली कहीं भी देखे समझ जाइएगा, आंध्र प्रदेश जाना है, वहां का जो है कचरी और पूरी खाना है, यानी कुचिपुड़ी करना है, ठीक है, रेड्डी सरनेम। इसके अलावा अगर झावेरी सरनेम देखेंगे, झावेरी सरनेम, तो भाई हमें मणिपुर जाना है, और झावेरी सरनेम और सिंह सरनेम ये दोनों मणिपुर के लिए जो है फिक्स हैं। महापात्रा सरनेम, महापात्रा सरनेम जो है आप उड़ीसा में नृत्य करेंगे। इसके अलावा अगर आपको बोरबयान सरनेम, बोरबयान सरनेम, गोस्वामी सरनेम, ये अगर आपको मिल जा रहा है तो आप सतरिया के साथ जाएंगे। एक महाराज सरनेम अगर आपको मिल रहा है तो या तो आप कथक नृत्य को देखेंगे या फिर तबला बजाएंगे, दोनों बात ध्यान रखेंगे। झारखंड में कौन से राज्यपाल जिन्होंने 2004 से 2009 तक राज्यपाल के रूप में सेवा दिया और उनका मृत्यु लखनऊ के एक अस्पताल में हो गई थी, तो ये थे सैयद सिबते रजी। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, सैयद सिबते रजी को। इनके अलावा इसमें अब क्या ही एक्स्ट्रा फैक्ट दूं, इसीलिए यहाँ पे नहीं है, इसमें क्या दिया जा सकता है बताइए ना। इसके अलावा स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना कब आया था, मैंने आपको ट्राइसेम, ड्वाकारा, अन्नपूर्णा योजना, अन्न के बदले अनाज, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, जवाहर रोजगार योजना सब बता दिया हूं। आगे का काम प्रभु जी श्री चरण वाले आपके हो गए हैं, ठीक है भाई। तो ये 1997 में हो जाएंगे, है ना भाई। तो प्रभु जरा देखा कीजिए। इसके अलावा अमनप्रीत सिंह ISSF 2023 में कितने मीटर में गोल्ड जीते हैं, तो 10-25 ऑप्शन में था, तो 25 मीटर हो जाएगा, 25 मीटर में गोल्ड जीते हैं। देखिए झारखंड राज्य से आज 2 क्वेश्चन पूछा है। एक तो आपका पहला मुख्यमंत्री पूछ लिया है, एक दूसरा पूछा है कि झारखंड में 2004 से 2009 के बीच सेवारत राज्यपाल की मृत्यु लखनऊ में हुई, वो कौन थे। तो दोनों क्वेश्चन पूछे हैं। तो झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी थे। कौन, बाबूलाल मरांडी, है ना। अभी कौन है झारखंड के आपका जो है CM,
तो हेमंत सोरेन है झामुमो, झारखंड मुक्ति मोर्चा। शिबू सोरेन का नाम आपने सुना होगा। इसके अलावा उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे भैया? नित्यानंद स्वामी जी। इनके अलावा छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी जी, है ना। तो ये तीनों ही राज्य के मुख्यमंत्री, पहला इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये तीनों राज्य का फॉर्मेशन एक ही साथ हुआ था 2000 ईस्वी में। बिहार से आपका दक्षिणी पार्ट को काट करके झारखंड को बनाया गया था। उत्तराखंड के हिमालय किनारे की भाग को काट करके उत्तराखंड बनाया गया था, उत्तर प्रदेश से, माफ कीजिएगा। और छत्तीसगढ़ से का जो है निर्माण मध्य प्रदेश को काट करके बनाया गया था। तो ये तीनों ही स्टेट आपका 2000 में बना था। यहाँ से एक की मुख्यमंत्री पूछी है तो दूसरी भी रेडी है आने के लिए एग्जाम में, मुझे भी ले चलो, मुझे भी ले चलो। इसके अलावा कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कल शाम वाले क्लास में भी कराए हैं, तो एनी बेसेंट है भैया। एनी बेसेंट के बारे में मैंने क्या बता रखा है? ये आयरिश लेडी है। क्या है? आयरिश लेडी है, आयरिश लेडी। कल मैंने इसका किताब बताया था, उनके बारे में सारा फैक्ट दिया था। और पहला प्रश्न है, कौन सा? पहला प्रश्न है 52वां क्लास का भाई, कल शाम का, भी 10 घंटे भी नहीं होंगे, है ना। तो ये जो है आयरिश लेडी है, ठीक है भाई, एनी बेसेंट। इसके अलावा एनी बेसेंट जो है हमारे यहाँ होम रूल लीग में जो है तिलक साहब के साथ जो है योगदान दिए। इसके अलावा थियोसोफिकल सोसाइटी, है ना, जो आपका अल्काट और आपका मैडम ब्लावत्स्की जनक है। तो इंडिया में जो है थियोसोफिकल सोसाइटी को लाने और चलाने का श्रेय जो है एनी बेसेंट को दिया जाता है। आपसे ये भी पूछा जाता है कि थियोसोफिकल सोसाइटी अपना मुख्यालय इंडिया में कब और कहाँ बनाया? तो 1882 अड्यार में बनाया था। ये क्वेश्चन भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट हो गया। भारतीय महिला अध्यक्ष अगर आपसे पूछेगा तो सरोजनी नायडू 1925 में, और यही सरोजनी नायडू आगे चलकर हमारे देश की प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी, उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यपाल के रूप में। इसके अलावा कांग्रेस की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 1885 में, जिस साल बना था, है ना। अध्यक्षता कौन संभाले थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी, है ना। इनके अलावा इनकी स्थापना कौन किए थे कांग्रेस की? तो A.O. ह्यूम। प्रथम बैठक में कितने प्रतिनिधि भाग लिए थे? तो 72 प्रतिनिधि भाग लिए थे। अब आपके सामने कांग्रेस के रिलेशन में कुछ ईस्वियां दिख रहे होंगे। आप लोग जो है जितना आपसे हो सके कमेंट कीजिएगा। फिलहाल मैं यहाँ बता तो दूंगा, अब मैं देखता हूँ कि आप याद भी कितना रख पाते हो, क्योंकि ये सारे के सारे कल शाम वाले क्लास में मैंने कांग्रेस वाले में करा दिया था, इसीलिए मैं यहाँ पे नहीं बता पा रहा हूँ, मतलब नहीं लिखा हूँ। एक ही चीज़ को कितनी बार मैं आपको लिखूँ, है ना, खुद खराब लग जाता है मुझे। तो 1907 में ये क्या हुआ था भाई? सूरत अधिवेशन। ये कौन थे भाई? रास बिहारी घोष अध्यक्षता संभाल रहे थे। सूरत नाम से स्पष्ट है, गुजरात में। यहाँ पे क्या होता? गरम दल और नरम दल में जो है फूट पड़ गए थे। ये 1916 कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। कौन कर रहे थे अध्यक्षता? अंबिका चरण मजुमदार। ये जो दोनों अलग हो गए थे ये यहाँ पे आके मिल गए, और यहाँ पे मुस्लिम लीग और कांग्रेस भी मिल गए। 1929 में क्या हुआ था? पूर्ण स्वराज की मांग कहाँ पर हुआ था? लाहौर के अंदर। कौन कर रहे थे? JL नेहरू। इसी के बाद हमने 26 जनवरी 1930 को प्रथम बार झंडा फहराया था। इसके अलावा 1906 इसमें स्वराज शब्द का इस्तेमाल किया गया था। कहाँ हुआ था? कोलकाता में। अध्यक्षता कौन कर रहे थे? दादा भाई नौरोजी। तो ये सब ध्यान रखेंगे। 11 में राष्ट्रीय गान गाया गया था कोलकाता में। और 1924 में कांग्रेस की अध्यक्षता संभाले थे महात्मा गांधी, बेलगांव अधिवेशन की। इसके अलावा मन्ना डे का क्या फील्ड है? ये पूछा है भाई, कल ही ने बताया, पहला या तीसरा क्वेश्चन है। मन्ना डे जब मैं आपको बताया था, नहीं आज ही शायद बताया था ना, हाँ आज ही बताया था। फर्स्ट सीट में पूछा था ना कि भाई गजल सम्राट किसे कहते हैं? जगजीत सिंह। उसी के फैक्ट में देखिएगा। तो मन्ना डे जो है ये आपका संगीत से है। बप्पी लहरी, RD बर्मन, ये दोनों का जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ है। पता नहीं इनसे क्या इतना लगाव है, इन दोनों का पूछा जाता है कि इनका जन्म कहाँ हुआ है, तो पश्चिम बंगाल बताइएगा, है ना। इनके अलावा एट आर्म्स लेंथ जो है ईडीएम पूछा है, पहले भी पूछा है, परहेज करना, दूर रहना किसी भी चीज़ से। इसके अलावा 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि? एक बच्चा ने बताया। दूसरा बच्चा ने किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है? फिलहाल मैं दोनों का आंसर आपके लिए रेडी रखा हूं, है ना। पहला कहे कि जनसंख्या जो है सबसे कम वृद्धि किस केंद्र शासित प्रदेश में रहा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं न्यूनतम दशकीय वृद्धि आपका लक्षद्वीप का रहा था, और अधिकतम दशकीय वृद्धि आपका दादर नगर हवेली का रहा था। यूटी के अंदर अधिकतम जो है आपका दादर नगर हवेली का, न्यूनतम जो है लक्षद्वीप का। अगर राज्य में आपसे जो है न्यूनतम पूछ दे तो राज्य में सबसे न्यूनतम वृद्धि दर किसका रहा था? तो नागालैंड बताना है।
नागालैंड जो है ये बढ़ने के जगह पे 0.6% जो है आपका घटा ही लिया अपना जनसंख्या 2011 के अकॉर्डिंग। इसके अलावा सर्वाधिक 3 जो है आपका घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश और 3 सबसे कम घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश। चूंकि बच्चे ने अलग अलग क्वेश्चन बताया, एक तो बोले कि भाई दशकीय वृद्धि कम किस यूटी का है और दूसरे ने बताया कि जनसंख्या घनत्व किस यूटी का है। तो मैं थोड़ा सा दुविधा में हूँ, इसलिए दोनों आंसर बताऊंगा। तो अभी आपने देखा कि दशकीय वृद्धि में सबसे कम लक्षद्वीप था, यहाँ पे सबसे कम जनसंख्या घनत्व जो है ये भी आपका लक्षद्वीप का ही है। न्यूनतम जनसंख्या वाले है, ये जनसंख्या वाले है, ठीक है। तो ये जो है आपके जनसंख्या वाला सीट है, ये घनत्व वाला नहीं है, जनसंख्या कुल पॉपुलेशन के हिसाब से रखा गया है। तो शायद यही बताएं कि सबसे कम जनसंख्या किस मतलब स्टेट का है, ठीक है। तो सबसे कम आपका लक्षद्वीप का है, सबसे अधिक तो पूछेगा ही नहीं क्योंकि ये दिल्ली है, सभी जानता है। और दिल्ली की जो है आपका घनत्व भी सबसे ज़्यादा होता है। केंद्र शासित प्रदेश में इतने होते हैं कि पूरे देश में भी सबसे ज़्यादा यही का होता है ना, क्योंकि भाई दिल्ली में रहने को टांग रखने की जगह नहीं है। इसके अलावा भारत में किस सूफी संत का मकबरा अजमेर शरीफ में है? मुझे मकबरा तो ये आपका शेख मोहिउद्दीन चिश्ती है। मैंने बताया है कि भारत में चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो शेख मोहिउद्दीन चिश्ती को। और इसको याद रखने के लिए मैंने गीत गा के ही सुनाया था, मुझे वो गीत भी याद है। भर दो झोली मेरे वो मोहम्मद दर से जाऊंगा न तेरी मैं खाली। ये वाला जो बजरंगी भाईजान की गीत है, वो लड़की जो खो जाती है, ये गीत यहीं पर फिल्माया गया है। चिश्ती संप्रदाय का जो है जनक भी कहा जाता है आपको मोहिउद्दीन चिश्ती को। अकबर से प्रभावित थे सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से ही माना जाता है कि जहांगीर का जन्म हुआ, इसीलिए जहांगीर का बचपन का नाम सलीम भी है। स्क्रैच का सिनोनिम्स आपसे पूछा गया है, जिसमें खरोंच आ जाए ना उसे स्क्रैच कहते हैं, मतलब जो एकदम ठीक ना हो उसे स्क्रैच्ड कह सकते हैं। इसके अलावा नॉनचलेंट का एंटोनिम पूछा गया है। तो नॉनचलेंट का मतलब अच्छा होता है, इसका उल्टा करेंगे तो कोई ऐसा बुरा है ना, कोई भी ऐसा कंसर्न टाइप से कोई चिंता की विषय ऐसा हो सकता है इसके ऑप्शन। चार चपार कूट आपसे पूछा गया है। तो चार चपार कूट अभी कल ही या परसों बताया था ना, चार चपार कूट है ना, जहाँ पे सोलिंग मापुंग बताया, मोपिन सोलुंग भी बताया था। तो चार चपार कूट जो है ये मिजोरम का है। जिस दिन मी डे फी त्यौहार पूछा गया था ना आपको, असम वाला मी डे फी है ना, कल नहीं परसों लास्ट शिफ्ट में पूछा गया था। उसी पीडीएफ में देखिएगा, परसों वाला पीडीएफ में 6 तारीख के मी डे फी वाले क्वेश्चन के पास चार चपाट कूट भी मिलेंगे। कोई भी बात हवा में नहीं करता दोस्तों, हवा में करके मैं क्या ही करूंगा। अगर ऐसा करना होता तो मैं एडवर्टाइज नहीं लगा लेता, अगर इतने क्वेश्चन मिल रहे हैं तो, लेकिन ऐसा करूंगा नहीं। मुझे पता है कि आज न कल आप लोग जिस प्रकार से एनालिसिस में पसंद करते हो, उसी प्रकार से जनरल दिनों में भी पसंद करोगे और आप मुझसे पढ़ोगे और मैं आपको पढ़ाऊंगा। और ये सेम चीज़ जो है ना, इससे कई गुना ज़्यादा इंप्रूवमेंट आपके अंदर करा दूंगा। क्योंकि भाई एनालिसिस में तो आप लोग देखते ही हो कि क्या होती है। तो ये कहाँ से रहे? पहले से। तो जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हो तो वाह वाह में रह गए, लेकिन जो पढ़े ही नहीं वो जाके सिर्फ सुन के ही रह जाएंगे ना, कि आए थे हमने किया नहीं। तो ऐसा नहीं करना है ना। अभी मैं एसएससी जीडी की सीरीज लाने वाला हूँ, जीडी की वैकेंसी आ रही है। इस जीडी की सीरीज की खासियत क्या होगी कि इसमें मैंने 10 अंग्रेजी के प्रश्न भी नीचे रखने हैं, है ना, जिससे क्या जीडी के जो अंग्रेजी करता है उनको अंग्रेजी क्लियर हो जाए। मैं 10 जो है आपको एक दिन हिंदी के मेंटो सैनो रख लेंगे, हिंदी के मुहावरे रख लेंगे, यानी जो है लिटरेचर से भी हमने ना 10 प्रश्न रखने हैं लास्ट में। तो इस प्रकार से जो है ये 30 वीडियो का सीरीज मैं लाऊंगा। अगर ये 30 वीडियो आपने अटेंड कर लेंगे एसएससी जीडी के लिए, तो समझ लीजिए मेरे तरफ से जो है आपके जीके में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आज तक जितनी बार मैंने प्रैक्टिस सेट चलाया है, आज तक तो खरा उतरा है एग्जाम के अंदर, इसमें भी खरा उतरेगा। पूरा कोशिश करूंगा, पूरे दम से जो है आपको पढ़ाऊंगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। ये वीडियो आपको, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर निःशुल्क दिया जाता है, और जो बच्चे हमारे पेड पीडीएफ ग्रुप से जुड़े हुए हैं उनको तो मिल ही जाता है। और अगर आपने मेरा 57 सीरीज की पीडीएफ खरीदना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया होगा, उसे क्लिक करके आप पीडीएफ के रिगार्ड में व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं, आपको जो है बता दिया जाएगा। जय हिंद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों जैसा कि आज है आपका 8 सितंबर 2023 और आज जो है आपका एमटीएस का एग्जाम था। थर्ड शिफ्ट की भी एग्जाम समाप्त हो गई है। थर्ड शिफ्ट के एग्जाम में जीके जीएस, करंट अफेयर और अंग्रेजी के जो भी वर्ड पूछे गए सभी प्रश्नों को लेकर के आ गया हूं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपको 100% ओरिजिनल प्रश्नों के साथ साथ इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट भी दूंगा, जो आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगी। और ये जो एसएससी एमटीएस का एग्जाम चल रहा है, इसमें 20+ क्वेश्चन मैं आपको एग्जाम में मिला के देता हूँ, जैसा कि आप भी जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। एक प्रश्न आपसे पूछा गया है, खेलो इंडिया विंटर गेम की शुरुआत कब हुई थी? मैंने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, खेलो इंडिया
है ना, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, खेलो इंडिया यूथ गेम, खेलो इंडिया विंटर गेम, ये तीनों ही मैंने आपको बता रखा है जो खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत कराए जाते हैं कि शुरुआती संस्करण कहाँ हुआ था और लेटेस्ट वाला कहाँ हुआ था। तो खेलो इंडिया विंटर गेम की शुरुआत 2020 में आपका जो है लेह आपका जो है गुलमर्गा से हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पे तीनों का लिस्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम, इनको पहली बार 2018 में दिल्ली में खेलो इंडिया स्कूल गेम के नाम से किया गया था। बाद में 2019 में इसका नाम बदलकर स्कूल के जगह यूथ कर दिया गया, है ना। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की शुरुआती संस्करण उड़ीसा में हुआ था 2020 में, और शुरुआती संस्करण के विजेता भी पंजाब यूनिवर्सिटी ही रहे थे। और जो वर्तमान वाला हुआ है 2023 में, इसके भी विजेता पंजाब यूनिवर्सिटी ही रहे हैं। लेटेस्ट खेलो इंडिया यूथ गेम जो आपका 2022-2023 तक चला था, ये आपका है ना मध्य प्रदेश में हुआ था। मध्य प्रदेश के 8 शहर में हुए थे और विजेता यहाँ पे महाराष्ट्र रहे थे। इनके अलावा जो लेटेस्ट वाला आपका खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम हुआ है, इसके विजेता पंजाब यूनिवर्सिटी फिर से डबल बार हो गए हैं, पहला और तीसरा के। ठीक है, इनके अलावा अगर आपसे कोई पूछे कि खेलो इंडिया विंटर गेम की शुरुआती सीजन के विजेता कौन है, तो जो 2020 में गुलमर्गा में हुआ था, इनका विजेता सर्विसेज टीम है। और 2023 में जो गुलमर्गा में हुआ, ये आपका महाराष्ट्र विजेता इनका रहा है। तो दोनों बात आपको ध्यान रखना है। 2023 नहीं, ये भी 2022-23 कर लीजिएगा। इनके अलावा खेलो इंडिया यूथ गेम की शुरुआत 2018 दिल्ली में बता ही दिया। इनके अलावा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की शुरुआत 2020 उड़ीसा, प्रथम विजेता पंजाब यूनिवर्सिटी। खेलो इंडिया जो आपका विंटर गेम है, इनकी शुरुआत 2020 में गुलमर्गा, प्रथम विजेता सर्विसेज टीम। ठीक है भाई। खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 विजेता कौन रहे, महाराष्ट्र। सेकेंड विजेता कौन रहे थे, हरियाणा। और तीसरा विजेता कौन रहे थे, एमपी। ये कहाँ पे हुआ था, तो एमपी के अंदर हुआ था। एमपी के अंदर कितने शहरों में, तो 8 शहरों में कराए गए थे। ये क्वेश्चन विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। इनके अलावा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023, ये आपका कहाँ पे हुआ है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के कितने शहरों में, 4 शहरों में। विजेता कौन रहे हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये थे आपके खेलो इंडिया यूथ गेम, यूनिवर्सिटी गेम और विंटर गेम का कहानी। इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन और आ सकता है, जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम हुआ है उसमें कितने खेल शामिल थे 2023 में हुआ है उत्तर प्रदेश में, तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में कुल 21 खेल शामिल थे। ये बात भी आपको ध्यान रखना है, जो उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में ऑर्गेनाइज करवाए गए थे। एक प्रश्न आपसे पूछा है 2018-2019 में रबर का उत्पादन सर्वाधिक किस राज्य में हुआ है, तो ये केरल में हुआ है। केरल का अपना रबर में एकाधिकार है इंडिया के अंदर, है ना। केरल और का जो आपका केरल है, इसके अलावा मसाला है, इन सब में एकाधिकार है आपको केरल का। ठीक है, केरल में आपका साइलेंट वैली भी जो है आपका साइलेंट वैली भी आपका जो है स्थित है केरल में, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। और भारत का सिलिकॉन वैली जो है ये आपका बेंगलुरु में स्थित है, तो दोनों बात ध्यान रखेंगे। साइलेंट वैली जो है नेचुरल साइट है, सिलिकॉन वैली भी नेचुरल साइट है, लेकिन ये सिलिकॉन के नाम पे है। और ये आपका जो है साइलेंट वैली जो है एक जगह का नाम है, तो ये भी आपका जो है केरल में है साइलेंट वैली, और सिलिकॉन वैली बेंगलोर में। वैसे ओरिजिनल वाला सिलिकॉन वैली जो है अमेरिका के अंदर स्थित है। दोनों बात ध्यान रखेंगे। इनके अलावा केरल हो गया इसका राइट आंसर। अगर बात करें 2018-2019 में लगभग कितने प्रतिशत आपका केरल में रबर का उत्पादन मापा गया था, तो 80%, 75 से 80% रबर जो है केरल में अकेले पैदा हो गया था। इसके अलावा रबर उत्पादन में भारत के 3 अग्रणी राज्य जो है, ये आपका सबसे ज़्यादा केरल है, दूसरा स्थान आपका त्रिपुरा का आता है, और तीसरा स्थान आपका तमिलनाडु का आता है। देखिए, रबर से भी कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले रबर के दूध को क्या कहते हैं, तो लेटेक्स कहा जाता है। ये भी कई दफ़ा आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे आप कोई भी लचीला वस्तु लेंगे तो उसमें लेटेक्स लिखा रहता है। इसके अलावा अगर आपने, है ना, रबर को जो, क्योंकि प्राकृतिक रबर जो है ये बहुत ज़्यादा मुलायम होता है, तो इसको थोड़ा सा कड़क बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है, तो आप कहोगे जी सल्फर मिलाया जाता है। और इस मिलाने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो रबर का बलनीकीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रबर का बलनीकीकरण कहा जाता है। और ये रबर का बलनीकीकरण प्रोसेस का खोज किसने किया था, तो गुड ईयर नामक वैज्ञानिक ने किया था। ये सभी के सभी बात आपके लिए जो है रामबाण सिद्ध होंगे जी आने वाले समय में। रबर का जो बोर्ड है इंडिया में, ये कहाँ पे है, कोट्टायम में। और कोट्टायम कहाँ पे है, तो केरला के अंदर स्थित है। अगला एक प्रश्न पूछा गया है कि खुदाई खिदमतगार के संस्थापक कौन है, तो खुदाई खिदमतगार के संस्थापक खान अब्दुल गफ्फार खान है। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी भी कहा जाता है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा खान अब्दुल गफ्फार खान जो है, ये खुदाई खिदमतगार शब्द जो है कहाँ से जो है लिए थे, तो फारसी भाषा से लिए थे, जिसका अर्थ होता है ईश्वर का सेवक। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एक त्यौहार में किसका अर्थ होता है उबालना, और एग्जाम में छप गए थे, तो कोई भी बात को हल्के में न लें। इसके अलावा होम रूल लीग और जो है भारत में कौन चलाया था, तो एनी बेसेंट और तिलक ने होम रूल लीग 1916 में इंडिया में चलाए थे। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी को लाने का श्रेय किसे जाता है, तो
तो मैडम एनी बेसेंट को जाता है। सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था कि कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्षा कौन थी, तो ये भी एनी बेसेंट ही हो जाएगा। 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस जब एक हो गए लखनऊ अधिवेशन में, तो उसमें कौन जो है सपोर्ट किए थे, तो एनी बेसेंट और तिलक नहीं किए थे। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इनके अलावा ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय 1828 कोलकाता में, प्रार्थना समाज 1867 महाराष्ट्र में आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा, आर्य समाज की स्थापना 1875 बम्बई में हुआ था, है ना, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। इसके अलावा सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले के द्वारा 1873 में बम्बई में किया गया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में कोलकाता में किया गया था विवेकानंद साहब के द्वारा। इसके अलावा HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1925 कहाँ पर बना था भाई, 1924-25, है ना। इसके अलावा ये कहाँ पे हुआ था, कानपुर में। कौन किए थे, सचिंद्र सान्याल और उनके सहयोगी, है ना। इनको 1924-25 कर लीजिएगा, और अगर 1924-1925 दोनों ऑप्शन अलग अलग है तो 1924 आंसर कीजिएगा, ठीक है भाई। इसे एक एक बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा हसरा इसी का बदला हुआ रूप है, HRA को बदल दिए हसरा में, इसमें सोशलिस्ट शब्द जोड़ दिया गया। तो सबसे पहले ये नामाकरण का जो श्रेय है ये चंद्रशेखर आजाद साहब को दिया जाता है। इनके मन में सबसे पहले आया कि भाई जो है अब HRA का नाम हसरा कर दिया जाएगा। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं कि जो 1925 में काकोरी ट्रेन एक्शन हो जाती है, तो ये संस्था के जो सदस्य थे वो थोड़ा धीमे पड़ गए थे, छिटफुट हो गए थे। तो इनको पुनः से एकजुट करने के लिए, इसमें जान भरने के लिए संस्था का नाम बदलकर नए सिरे से स्टार्ट करने को सोचे सबसे पहले कौन, चंद्रशेखर आजाद। लेकिन यह श्रेय जो है किसी और के नाम चले गए। ये श्रेय किसके नाम चले गए, तो भगत सिंह साहब के नाम चले गए। इन्होंने दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में इन संस्था का नाम अपना नौजवान सभा के जो सदस्य थे उनके साथ मिलकर सर्वसम्मति से कर दिया, HRA को हसरा बना दिया, है ना। इसके अलावा नौजवान सभा का गठन कौन किए थे, तो भगत सिंह किए थे। और फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किसने किए थे, तो सुभाष चंद्र बोस ने किए थे। इनके अलावा रानी मछिया को पद्मश्री मिला है, कब मिला है ये पूछा गया था। ये कोई नया क्वेश्चन नहीं है, रिपीट किया गया क्वेश्चन है। और उस दिन मैंने बहुत सारे 2023 में ऐसे कैरेक्टर जिनको पद्मश्री मिला है बताया था। आगे का काम आप लोगों का हो जाता है। तो रानी मछिया को 2023 में पद्मश्री दिया गया है। इनके अलावा पद्मश्री 2023 में रवीना टंडन को ही दिया गया है, लेकिन अभी तक नहीं पूछ रहे हैं, पता नहीं एग्जामिनर को क्या दुश्मनी है। इनके अलावा होप का सिनोनिम्स, होप का सिनोनिम्स क्या होता है भाई, ट्रस्ट हो जाएगा, अश्योरेंस हो जाएगा। होप माने आशा होता है ना। इसका उल्टा अगर निराशा करेंगे, है ना, तो एंटोनिम हो जाएंगे। इनके अलावा ज्योति याराजी किस खेल में रिकॉर्ड बनाकर गोल्ड जीती। देखिए आप लोग मुझे ऑप्शन बताइएगा। अगर इसका जो है 2023 लेटेस्ट वाला बात होगा तो फिर मामला बदल जाएगा। लेकिन अगर इनके जो हाल में ये चर्चित हुए थे, क्यों हुए थे, कि महिलाओं के 100 मीटर बाधा दौड़ जो होता है आपका, है ना, हर्डल रेस जो होता है, बाधा दौड़ होता है, उसमें आपका जो है इन्होंने सबसे कम समय 12.79, है ना, सेकेंड में, है ना, इन्होंने 100 मीटर की दौड़ को जो है तय कर लिया था और रिकॉर्ड बनाकर गोल्ड जीती थी। इसके अलावा सोलुंग त्यौहार कहाँ मनाया जाता है ये पूछा गया है। एक बच्चे ने तो ये बताया, दूसरा बच्चा ने लोसांग त्योहार कहाँ मनाया जाता है ये पूछा, ये बताया है। तो दोनों मैं यहाँ पे बता दूंगा और दोनों बताए हैं। सोलंग पूछा गया होगा तो अरुणाचल प्रदेश आंसर होगा, लोसांग पूछा गया होगा तो सिक्किम आंसर होगा, ठीक है भाई। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश के अन्य त्योहार में आ जाए तो आपका सोलुंगा हो जाता है, मोपिन हो जाता है, मुखौटा हो जाता है, लोसार हो जाता है और ड्री हो जाता है, ठीक है। ड्री फेस्टिवल आज भी पूछा गया था। इसके अलावा लोसार त्योहार जो है ये हिमाचल प्रदेश में भी हो जाता है और लद्दाख में भी हो जाता है अरुणाचल प्रदेश के साथ साथ, क्योंकि ये बौद्ध धर्म से जुड़े हुए त्यौहार हैं, इनको ध्यान रखेंगे। वैसे लोसांग त्यौहार भी बौद्ध धर्म से ही जुड़े हुए हैं। इसके अलावा सिक्किम का प्रमुख त्यौहार कौन सा है, लोसांग है, सागा दावा है। ये कहाँ पे मनाया जाता है, तो सिक्किम के अंदर मनाया जाता है। ध्यान रखेंगे, मैंने याद रखने के लिए बताया था कि सिक्किम में जो है आपका 100 आता है, इसीलिए लोसार और लोसांग में कंफ्यूज नहीं चाहिए। तो जिसमें 100 आता है ये सिक्किम का है और लोसार, है ना, आप देखिए ना, सांग इसमें थोड़ा प्रेशर पड़ रहा है, लोसांग जैसे लग रहा है सिक्किम, है ना, साग जैसे। इसके अलावा लोसार ये थोड़ा हल्का लग रहा है, तो हल्का वाला 3 स्टेट में और लोसांग वाला जो है सिक्किम में होता है। इसके अलावा चार चपारकूट ये मिजोरम में होता है। हॉर्नबिल नागालैंड का सबसे प्रमुख त्यौहार है, इसे त्योहारों का त्योहार कहा जाता है। त्योहारों का त्योहार कहा जाता है आपका किसको, हॉर्नबिल को। कर्मा, सैला, पंडवानी, पंथी, राउत नाचा महोत्सव, बस्तर दशहरा, ये सभी के सभी आपके छत्तीसगढ़ में मनाए जाते हैं। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। आज अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी पूछे गए कि जैसे तमिलनाडु में किस जाति को जो है SC/ST में डाला गया, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं। हड़प्पा सभ्यता से भी क्वेश्चन आए हैं, आगे देखेंगे। 1951 में एशियन गेम्स कहाँ हुआ था, तो ये आपका दिल्ली के अंदर हुआ था। शुरुआती संस्करण फर्स्ट एडिशन था आपका, दिल्ली के अंदर इसके जो है इनॉग्रेशन करवाया गया था। एशियाई खेल भारत में शुरुआती संस्करण
संस्करण 1951 दिल्ली में हुआ था। दोबारा भी एशियाई खेल इंडिया में हुआ 1982 में, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। आने वाले शिफ्ट में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में एशियाई खेल दोबारा कब आयोजित करवाए गए, तो 1982 आंसर कीजिएगा। एशियाई खेल 2018 कहाँ पे हुआ है, इंडोनेशिया के अंदर हुआ था, है ना। और एशियाई खेल 2022 जो है ये अभी हुआ नहीं है, होने वाला है, तो ये आपका कहाँ पे होगा, चीन के अंदर होगा, ये डिले हो गया है। इसके अलावा भारत में 2010 में राष्ट्रमंडल खेल का भी आयोजन किया जा चुका है दिल्ली के अंदर, तो ये बात भी आपको ध्यान रखेंगे। ओलंपिक खेल का आयोजन भारत में एक बार भी नहीं हुआ है। हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन भारत के उड़ीसा में हुआ है, जी विजेता जर्मनी रहा है, उपविजेता बेल्जियम रहा है। सैफ 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 2023 ये आपका कहाँ पे हुआ है, तो सैफ जो है ये आपका चेन्नई में हुआ है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखेंगे। इनके अलावा सैफ मेरे ख्याल में बेंगलुरु में हुआ है, एक बार जरा इसको कंफर्म कर लीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान से उतर रहा है मेरे, है ना। सैफ 2023 आपका जो है कुवैत को हरा के बेंगलुरु में हुआ है, राइट, बेंगलुरु में हुआ है। इसके अलावा जो आपका एक प्रश्न और पूछा गया है कि कथक नृत्य की उत्पत्ति किस शब्द से हुआ है, कथक नृत्य की उत्पत्ति, तो भैया कथक नृत्य की उत्पत्ति जो है ये कथा शब्द से हुआ है। कथक नृत्य में एक बार आपको याद है CGL में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि किस नृत्य में नर्तक अपने नयन यानी आंख के माध्यम से कथा सुनाते हैं, तो ये कथक नृत्य ही है जिसमें पैर और आंख के चाल ढाल से जो है आपको कथा बयां करते हैं। कथक नृत्य की उत्पत्ति कथा शब्द से हुआ है। इस नृत्य में डांसर आंख और अपने भाव के माध्यम से कहानी को बयां करते हैं। कथक जो है उत्तर भारतीय उत्तर प्रदेश के प्रमुख नृत्य है, एकमात्र शास्त्रीय नृत्य जिसमें हिंदू और इस्लाम धर्म का समावेशन देखा जाता है, क्योंकि इस शास्त्रीय नृत्य को इस्लाम शासक बाजिद अली शाह जो उस समय अवध के नवाब थे, इनका संरक्षण प्राप्त था और उनके महलों में ये नृत्य किया जाता था। इनके अलावा प्रमुख कलाकार पंडित बिरजू महाराज है, सितारा देवी है, आज भी सितारा देवी को पूछा गया था, जिनको है ना नर्तकों की साम्राज्ञी कहे थे कौन, जो है आपका रविंद्रनाथ टैगोर जी, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा काल बैसाखी क्या है या फिर किस राज्य में आता है, ऐसे प्रश्न आपसे एग्जामिनर ने कर लिया है, तो काल बैसाखी जो है ये बंगाल, झारखंड, बिहार और उड़ीसा, अगर इन चारों में से सिर्फ एक ही ऑप्शन है तो आप बंगाल को चूज करेंगे। अगर ये चारों ऑप्शन दे दिया है तो बंगाल को चूज करना है, क्योंकि बंगाल जो है ओरिजिनेट होने वाला केंद्र है इस काल बैसाखी का। ये क्या होती है काल बैसाखी, कि अप्रैल महीने में है ना तेज प्री मानसून वर्षा आती है, जो दुखदाई वर्षा है, बहुत सारे जो है घाटा लगाता है वहाँ पे। इनके अलावा इसी प्रकार का वर्षा आता है, लेकिन ये सुखदाई वर्षा है, आम्र वर्षा और चेरी ब्लॉसम जो साउथ के पार्ट में आते हैं और कॉफ़ी के फसल के लिए और आम के फसल के लिए अच्छा होता है। इनके अलावा ये सूटेबल बॉय के लेखक आपसे पूछा गया है। अब ये सूटेबल बॉय, ये सूटेबल गर्ल, ये इनके लेखक कौन है, विक्रम सेठ हैं, तो ये तो काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है। ये सूटेबल बॉय, ये सूटेबल गर्ल विक्रम सेठ की प्रमुख पुस्तक है। एन अनसूटेबल बॉय है ना, एक नकारा लड़का, इनके लेखक कौन है भाई, तो ये आपका करण जौहर साहब हैं, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा द इरा ऑफ डार्कनेस मतलब एक अंधेरा का युग, ये लिखा है आपने शशि थरूर के द्वारा लिखा गया है ना। द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर भी शशि थरूर ने ही लिखे हैं, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। पंडित एंड पंडितरी भी शशि थरूर ने ही लिखा है। अंबेडकर ए लाइफ, अंबेडकर ए लाइफ, ये पुस्तक भी काफ़ी प्रचलन में रहा था, ये भी आपका शशि थरूर के द्वारा ही लिखा गया है। इसके अलावा मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती गीत कौन गाए हैं, तो मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती इस प्रकार की जो गीत है ये आपका महेंद्र कपूर जी के द्वारा गाया गया गीत है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा ये मेरे वतन के लोगों, ये भी आपका राष्ट्रीय गीत है, तो ये मेरे वतन के लोगों तो गाए तो लता मंगेशकर जी हैं, जिनको 2001 में भारत रत्न दिया गया था, अब हमारे बीच नहीं है ना, लेकिन इनको लिखे कौन है तो आप बताएंगे, कवि प्रदीप ने लिखा है। आने वाले शिफ्ट में ये चिटक सकती है। इसके अलावा रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ये गीत जो है ये कौन लिखे हैं, तो ये विष्णु दिगंबर पुलस्कर साहब का गीत है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। जो दांडी मार्च 12 मार्च 1930 ईस्वी को जो स्टार्ट किया गया था, तो ये दांडी मार्च के दौरान गाए जाने वाली प्रमुख गीतों में से एक थे, तो ये भी क्वेश्चन आने वाले दिन में एक टॉप मॉडल के क्वेश्चन बनेंगे मेरे दोस्त, मेरे भाई। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा गया है, कल ही बताया हूँ कि भूमध्य सागर किस सागर का पार्ट है या फिर किस सागर से निकलती है, तो ये आपका अटलांटिक महासागर हो जाएगी, भूमध्य सागर। इसके अलावा अंडमान सागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, ये तीनों के तीनों हिंद महासागर का पार्ट है और इनके अधिकांश भाग जो है इंडिया में ही हैं। इनके अलावा दक्षिण चीन सागर की बात करेंगे तो ये आपका जो है प्रशांत महासागर का पार्ट हो जाएगा। पांचों महासागर में प्रशांत महासागर सबसे बड़े हैं तथा सबसे छोटा आपका आर्कटिक महासागर है। हिंद महासागर तीसरी सबसे बड़ी महासागर है, दूसरी सबसे बड़ी महासागर अटलांटिक महासागर है। अगर महासागरों की क्रम देखें तो प्रशांत, हिंद, प्रशांत, अटलांटिक, हिंद, इसके अलावा आपका अंटार्कटिक और फिर इसका आर्कटिक। इस प्रकार से ये पांचों महासागर अपने मतलब अवरोही क्रम में है, सबसे बड़ा से सबसे छोटा। इसके अलावा सबसे गहराई
वाला स्थल मरियाना खाई कहाँ स्थित है, तो ये आपका प्रशांत महासागर में ही स्थित है, मरियाना खाई चैलेंजर गर्त। इसके अलावा एचडीआई रैंकिंग में भारत से नीचे कौन है, ये आपसे पूछ लिया है। ऑप्शन तो नहीं है इस क्वेश्चन के, लेकिन मैंने इसका भी जवाब आपको दे दिया था पहले ही, है ना भाई, कि भारत में पड़ोसी देश में जनरली स्वाभाविक सी बात है कि पड़ोसी देश से ही पूछा होगा, सिंगापुर से थोड़ी पूछा गया भाई, है ना, तो पड़ोसी देश से ही पूछा होगा जिनके सीमा रेखा लगते हैं। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का स्थान जो करंट वाला है, जो 2021-22 वाला है, ये हमारा मिला है 132वां। 2020-21 में हम थे कितने पे भाई, 131वां पे थे। तो हमारा स्थिति थोड़ा सा गड़बड़ाया है, लगातार दो साल से घटने वाली जो है लगातार एचडीआई में हमारी घटित हुई है। इसके अलावा वर्तमान ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में श्रीलंका का स्थान 73वां है क्राइसिस के बावजूद। इसके अलावा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में श्रीलंका का स्थान 73, चीन का स्थान 79, बांग्लादेश का स्थान 129, पाकिस्तान का स्थान 161। तो अगर पड़ोसी देश की बात करें तो एक पाकिस्तान और एक नेपाल, इन दोनों का एचडीआई रैंकिंग जो है भारत से खराब है। तो इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन आपका हो सकता है। इनके अलावा एचडीआई संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यक्रम यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा निर्धारित की जाती है, जो विश्वव्यापी होती है, 191-192 देश पर लागू किया जाता है जनरली। इनके अलावा राज्य विधानसभा में अधिकतम 2 बैठकों के बीच का अंतर मैक्सिमम सीमा क्या है, तो 6 महीना ही हो सकता है। आप लोग बताइएगा कि इसमें दिन के फॉर्म में दिया था या फिर महीना के फॉर्म में दिया था या फिर ईयर के फॉर्म में दिया था। ठीक है, संसद के 2 सदनों की बैठक भी जो है आपका मैक्सिमम गैप 6 माह से ज़्यादा नहीं हो सकता है, क्योंकि साल में कम से कम 2 बैठक रिक्वायर्ड है। इसके अलावा संसद के ज्वाइंट सीटिंग कौन बुलाते हैं, तो 108 आर्टिकल के थ्रू राष्ट्रपति बुलाते हैं, लेकिन अध्यक्षता स्पीकर के द्वारा की जाती है। इसके अलावा सरकारी बजट क्या है आपसे पूछा है, तो सरकारी बजट क्या होती है भाई, सरकारी बजट क्या होती है, या फिर आप ही अगर बजट बनाते हो तो बजट क्या होता है। देखिए, मैं बजट वाले वीडियो में शुरुआती में ही देहाती भाषा में समझा चुका हूँ कि भाई बजट क्या होता है, कि आगामी आने वाले एक टाइम पीरियड, एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए आपका लेखा जोखा होता है कि इतना कमाएंगे और इतना खर्च करेंगे। दिस इज बजट। अगर आप सैलरीड पर्सन हैं, आपको सैलरी मिलती है महीना में, तो पहले ही बजट लेते हैं कि हमें 2000 किराना पे खर्च करना है, 1000 कपड़े पे खर्च करना है, 1000 परिवहन पे खर्च करना है, 1000 आप में रेस्टोरेंट पे खर्च करना है। इस प्रकार से हमने बजट बना लेना है, तभी लोग जो है अच्छे कर पाते हैं। अगर बजट नहीं बनाए तो फिर दिक्कतों में, कर्ज में आदमी कौन डूबता है, जिसको कल का कोई पता नहीं है, चलो जैसा भी हो रहा है चल रहा है, तो ऐसे दिक्कत हो जाती है दोस्तों। तो सरकारी बजट क्या होगी, किसी भी देश के सरकार के वित्तीय वर्ष में प्रस्तावित व्यय और व्यय का लेखा जोखा, आय और व्यय का होगा, आय और व्यय का होगा, या फिर आय के जगह पे आप राजस्व लिख सकते हैं। सरकार को कहाँ से इनकम होता है, टैक्स से होता है, राजस्व से होता है। तो ये हो गई भाई ऑफिशियल लैंग्वेज, और यही चीज़ मैंने देहाती भाषा में आप पे लागू करके बताया। इसके अलावा भारत में संविधान के बजट का मेंशन नहीं है, इसके जगह क्या है, वार्षिकी वित्तीय विवरण है, जो आर्टिकल 112 में है। बजट कौन पास करते हैं, तो जनरली वित्त मंत्री ही पास करते हैं। भारत का पहला चाइल्ड बजट, या फिर जैसे कहिए कि चाइल्ड बजट के लिए धन आवंटित करने वाले पहला स्टेट कौन है, तो एमपी बना है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इनके अलावा जातिगत जनगणना कराने वाला प्रथम राज्य कौन सा बना भारत में, तो ये हमारा प्यारा बिहार बना है, जातिगत जनगणना कराने वाला प्रथम स्टेट। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। आजकल जातिगत जनगणना काफी फॉर्म में है, गर्म मुद्दा है। तो ये भी आपको पूछा जा सकता है कि भाई जातिगत जनगणना कराने वाले प्रथम स्टेट कौन सा है, तो ये बिहार है। और मेरे अगर काला जवान है मेरा, तो देखिएगा ये क्वेश्चन आपको जल्दी एग्जाम में नजर आएंगे। इनके अलावा वर्नाक्युलर एक्ट कब लागू किया गया था, सेकंड पहला शिफ्ट में भी पूछा गया था और थर्ड में भी पूछा गया 1878 में। उसी साल आपका आर्म्स एक्ट भी पारित किया गया था। मैंने आपको बताया कि आर्म्स एक्ट 2 बार पारित किए गए हैं, एक बार 1959 में आज़ादी के बाद भी पारित किए गए थे। इसको हम आज भी फॉलो करते हैं। आज भी आप बंदूक लेके ऐसे नहीं निकल सकते कि हम तो एकदम, है ना, जो राजा बाबू हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा। इनके अलावा सिंधु घाटी के विशाल स्नानगार के बारे में कथन के रूप में प्रश्न आपसे पूछा था। अब कथन तो है नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूं मोटे मोटे तौर पे, सिंधु घाटी की सभ्यता में विशाल स्नानगार जो है, ये जो है आपके मोहनजोदारो में स्थित है। अगर मोहनजोदारो के अंदर भी घुस के देखें तो ये मोहनजोदारो के उत्तरी पार्ट में स्थित है। मोहनजोदारो सबसे पहले क्या है, तो ये पाकिस्तान के अंदर है। इसे मृतकों का टीला कहा जाता है मोहनजोदारो को। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, है ना। इसके अलावा सिंधु घाटी के सभ्यता में जो वस्तुओं का आदान प्रदान होता था, ये किस प्रणाली पर आधारित था, तो वस्तु विनिमय प्रणाली पे व्यापार आधारित था। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। आज भी कहीं ना कहीं पूरे विश्व में वस्तु विनिमय प्रणाली जो है स्टार्ट है, चल रही है, कि आप मुझे क्रूड ऑयल दो, मैं आपको पैसा दूंगा, या फिर मैं आपको पानी दूंगा। इस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर क्या है भाई, मोहनजोदारो। और भारत में सबसे बड़ा नगर कौन सा है, राखीगढ़ी, है ना। तो ये दोनों बात ध्यान रखेंगे। सिंधु घाटी का एकमात्र स्थान जिसे यूनेस्को में जगह मिला है, ये कौन है भाई, तो धौलावीरा है। धौलावीरा कहाँ पे है, गुजरात
बात के अंदर है और आज ही मैंने इसके बारे में विस्तृत चर्चा किया था सिंधु घाटी के बारे में। लगता है सुनता रहता है, बस छेड़ दो, है ना, मिल जाती है क्वेश्चन, है ना। तो धौलावीरा में आपको खेल का मैदान मिला है, प्लेग्राउंड का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। इससे पता चलता है कि सिंधु घाटी के जो लोग होते थे वो खेल भावना में भी विश्वास रखते थे। हालांकि खेल भावना के लिए शिकार, आखेट, ये सब इनका मनोरंजन का श्रेणी था, लेकिन खेल की ग्राउंड मिलने से ये पता चलता है कि कुछ और भी खेल खेलते होंगे। सिंधु घाटी की सभ्यता की अगर बात करें कि लिपि कैसी है, तो बोलिएगा बहुत चित्रात्मक है, लेकिन अभी तक ये अपठनीय है, अभी तक ये पढ़ा नहीं गया है। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा, 1820 में किस वैज्ञानिक ने विद्युत और चुंबक के ऊपर रिलेशन स्थापित कर नियम प्रस्तुत किया, यानी विद्युत चुंबकीय सिद्धांत। आस्टेड महोदय ने 1820 ईस्वी में दिया था, यही चीज आपसे पूछ रहा है। विद्युत चुंबकीय प्रभाव आस्टेड महोदय ने 1820 ईस्वी में दिए थे, यही बात है ना। इसकी लैंग्वेज थोड़ा जटिल था, लेकिन मैंने इसे सीधा लैंग्वेज में किया है। आप लोग बताइएगा कि इसका ओरिजिनल क्वेश्चन क्या था। इसके अलावा आपसे प्रश्न पूछा गया कि तमिलनाडु को किन 2 जनजाति को SC ST में शामिल किया गया है। जैसे आपको जानना है कि भाई जनजातीय मामला मंत्रालय के द्वारा 2022 में बहुत सारे स्टेट के जनजाति जो है उनको जगह दिया गया है। जैसे आपने बिछिया जनजाति, बिझिया जनजाति जो है ये झारखंड में भी पाई जाती है, तो इनको तो आपको जो है जनजातीय कैडर में जगह दे दिया गया था, लेकिन जो छत्तीसगढ़ के बिझिया जनजाति है उनको नहीं दिया गया था, तो अभी अभी इनको भी मिल गया है। ठीक है, तो जो अभी यहाँ पे तमिलनाडु का पूछा गया था, तमिलनाडु का नारी कोरबन एंड कुरीबिक्करन, इस प्रकार का नाम है। भाई कीबोर्ड हिंदी सपोर्ट नहीं कर रहा है इसका, तो इसका नारी कोरबन एंड कुरीबिरबन इस प्रकार का नाम है। तो ये तमिलनाडु के 2 जनजाति जिनको जो है SC ST में जगह दिया गया जनजाति मामले के मंत्रालय के द्वारा 2022 में। इसके अलावा इसी के साथ हिमाचल प्रदेश के हट्टी जनजाति, इनको भी मिला है। देखिए क्वेश्चन कैसे बनाते हैं एग्जामिनर, थोड़ा सा मेरे भी मेंट पढ़िए, है ना, कैसे बनाते हैं। देखिए मान लीजिए जनजाति से पूछा कि भाई किसको तमिलनाडु में मिला, तो आपसे कल हो कि ये पूछ लेगा कि ये हट्टी जनजाति किस राज्य में निवास करते हैं, तो आपको हिमाचल प्रदेश लगाना है, क्योंकि ये चर्चा का केंद्र बना है और केंद्र बना है तो एग्जाम में आएगा, है ना, सिंपल सी बात है। इसके अलावा कर्नाटक का बैटर कुरुबा जनजाति, ये भी आपको जो है लिस्ट में शामिल किया गया है, और छत्तीसगढ़ के बिझिया जनजाति, इनको भी शामिल किया गया है। इनके अलावा जनजातीय मामले के मंत्रालय के मंत्री कौन है, तो बिरसा मुंडा साहब है। और बिरसा मुंडा, क्या माफ कीजिएगा, बिरसा मुंडा नहीं, अर्जुन मुंडा कर लीजिएगा, बिरसा मुंडा अब हमारे बीच में नहीं है। ठीक है, इसे आप अर्जुन मुंडा कर लीजिएगा। ठीक है, और बिरसा मुंडा जिसका नाम यहाँ पे छप गया था, तो बिरसा मुंडा के जन्मदिन के अवसर पे जनजातीय गौरव दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं हम इंडिया के अंदर, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। विंग्स ऑफ फायर फिर से पूछ दिया गया है, APJ अब्दुल कलाम साहब का किताब है अग्नि की उड़ान। इग्निटाइड माइंड्स भी जो है कलाम साहब की पुस्तक है, और ये पुस्तक को लिखने में अरुण कुमार तिवारी का भी सपोर्ट मिला था। कलाम साहब को भारत में मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। सुखोई एयर फाइटर में उड़ान भरने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कलाम साहब हुए। इनके अलावा सुखोई फाइटर विमान में उड़ान भरने वाली प्रथम महिला राष्ट्रपति जो है ये आपका प्रतिभा पाटिल, और दूसरी महिला राष्ट्रपति अभी 2023 में ही, है ना, ये असम के तेज स्टेशन से सुखोई एयर जेट में उड़ान भरने वाली आपका कौन बने हैं, द्रौपदी मुर्मू। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा किस नृत्य में महिलाएं नृत्य करती है और पुरुष नर्तक ड्रम बजाते हैं, इस प्रकार से जो है आपका क्वेश्चन पूछा गया है। ये ओरिजिनल क्वेश्चन नहीं है, कुछ आपका वहाँ पे शायद मेरे ख्याल में, जैसा बच्चा ने 1-2 बच्चे से मैंने बात किया कि नृत्य के जगह पे यहाँ पे कुछ और शब्द लिखा गया था कि महिलाएं वो करती है और जो है पुरुष ड्रम बजाते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे एक धमाल नृत्य है जिसमें महिलाएं लोग जो है मतलब पुरुष लोग जो है ड्रम बजाते हैं। तो इसका आंसर ये सटीक होगा या नहीं होगा, ये थोड़ा मैं कन्फ्यूजन में हूँ, क्योंकि ओरिजिनल क्वेश्चन नहीं है कि इसमें महिलाएं जो हैं किस छवि में नृत्य करती है, क्या करती हैं, और पुरुष ड्रम बजाता है। पुरुष ड्रम बजाना तो समझ में आया, लेकिन महिलाएं क्या करती है ये क्लियर नहीं है, है ना। तो इसको थोड़ा सा मैं स्किप करता हूँ और आगे चलता हूँ। वैसे धमाल नृत्य जो है इसमें पुरुष ड्रम बजाते हैं, और ये आपका हरियाणा का नृत्य है ना। इसके अलावा हरियाणा का भांगड़ा गिद्धा भी है, घूमर गिद्धा, और ये दोनों नृत्य जो है घूमर और गिद्धा, घूमर राजस्थान का है, तो इन दोनों में महिलाएं ही सिर्फ भाग लेती है। और मोहिनी अट्टम भी एक नृत्य है जिसमें सिर्फ महिलाएं ही भाग लेती है, और ये शास्त्रीय नृत्य है। तो दोस्तों ये थे आज के थर्ड शिफ्ट में आए प्रश्नों के एनालिसिस। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। ये टेलीग्राम चैनल पे आपको PDF मिलेगी, और जो पेड PDF ग्रुप में है उनको तो मिलेगा ही, है ना। तो दोनों जगह मिल जाता है। हमारा जितने भी एनालिसिस की क्लास होती है सभी PDF फ्री ही होती है, कोई कॉस्ट नहीं होता उसका। सिर्फ मैंने कॉस्ट ले रखा है अपना जो है 57 सीरीज का, जहाँ से ये सारे के सारे क्वेश्चन लगभग आ जाते हैं एग्जाम में। ये 57 सीरीज ऐसा डिजाइन किया गया है दोस्तों, आप SSC की कोई भी एग्जाम दोगे वहाँ पे जो है आपको कम से कम 70 से 80% क्वेश्चन जो है कहीं नहीं जाएगा, अगर आपने ये 57 सीरीज की वीडियो भी देख लिया और PDF से रिवीजन भी कर लिया। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, इस PDF को बाय करने के लिए आप बात कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। मिलेंगे हम अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।